हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी वेयर वी लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं एलपीजी। इसका फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है। तो ये कहानी कहां से शुरू होती है? ये कहानी शुरू होती है 1950 से लेकर 1990 की। क्या हुआ इस दौरान? तो 1950 में जैसे ही हमारे कंट्री के जितने भी मिनिस्टर्स थे, उन लोगों ने डिसीजन लिया कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए। तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, जो उस समय पे पहले प्रधानमंत्री थे, उनने डिसीजन लिया कि हम लोग क्या पूरी तरीके से एक पब्लिक इकोनॉमी ले ले। पब्लिक इकोनॉमी का मतलब ध्यान से सुनिएगा, पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई इकोनॉमी ले ले, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो कि यूएसएसआर की थी, उस तरीके से काम करे। या तो पूरी की तरह हम लोग क्या करें, प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करें। मतलब यहां पे वेस्टर्न वर्ल्ड की बात हो रही, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करता है। बट यहां पे कंफ्यूजन इतना सारा था, और हमारे यहां एक सिस्टम उस समय स्टार्ट कर लिया इनने कि कहा कि बाहर के किसी भी लोग को हम लोग एंट्री नहीं देने वाले, ना हम लोग दूसरों से ट्रेड करने वाले हैं। तो यहां पे ये सिस्टम स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं यहां पे लाइसेंस राज। अब लाइसेंस राज में क्या होगा? तो सरकार ही सब कुछ बनाएगी, सरकार ही सब कुछ बेचेगी, और सारे परमिशन किसके हाथ में रहेंगे? सरकार के हाथ में। मतलब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में यहां पे अब कुछ भी नहीं रहने वाला है। बट 1950 से जैसे जैसे हमारा देश बढ़ता गया, काम चलता गया, मगर 1990 तक के आते आते ये जो प्लान था वो थोड़ा सा क्या हो गया, ठप हो गया। और 1990 तक के देखा गया कि जितनी भी इंडस्ट्रीज खोली गई वो उतना टर्नओवर या उतना प्रॉफिट नहीं दे पाई। इसके कारण उनको क्या करना पड़ा, यहाँ पे बंद करना पड़ा। तो 1990 के बाद एक पॉलिसी स्टार्ट होती है 1991 में। वो उस समय एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जो जुलाई में स्टार्ट होती है, इसमें कहा गया कि जो हम पे लोन हो गया, जो कर्जा हो गया 7 बिलियन का, हम लोग कैसे चुकाएंगे। तो उस समय जो सरकार थी वो थी नरसिम्हा राव जी की सरकार, और फाइनेंस मिनिस्टर हो गए हमारे कौन? मनमोहन सिंह। इन लोगों ने डिसीजन लिया कि भाई किसी से कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा, नहीं तो हमारी कंट्री यहाँ पे चल नहीं पाएगी। तो इसके लिए क्या करें भाई? तो ये IMF और वर्ल्ड बैंक से क्या करते हैं, जाके बोलते हैं कि भाई इतना इतना हमें अगर आप दे देंगे तो हमारी कंट्री कुछ ना कुछ तो कर जाएगी। तो 1991 में IMF और वर्ल्ड बैंक कहता है कि ठीक है, हम लोग एक फॉर्मूला देते हैं, आप लोग ये यूज करेंगे, हो सकता है आप इससे बच जाए, जो प्रॉब्लम आगे आने वाली है उससे। तो उन लोगों ने फॉर्मूला क्या दिया? LPG का फॉर्मूला दिया। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाया जाए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? जिसकी हम लोग ने बंद कर रखी थी एंट्री, मतलब बाहर की कोई भी कंपनी आके इंडिया में एस्टैब्लिश नहीं हो सकती, तो उनको कहा गया कि आप आइए और यहाँ पे काम करना शुरू करिए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सारी कंट्री, जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है, वो सारी हमारी दोस्त है, हमारा अब कोई भी दुश्मन नहीं बचा। तो ट्रेड के फॉर्म में अगर देखा जाए तो हम सारी कंट्रियों को क्या बना के चलते हैं भाई? दोस्त बना के चलते हैं। तो आइए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। ये मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। अब हम लोग लिखने के हिसाब से और याद करने के हिसाब से इस चैप्टर में इन डीप बातें करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इंडिया फॉलोड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है भाई? द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड द सोशलिस्ट इकोनॉमी इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। सिंस इंडिपेंडेंस कब हुआ भाई? 1947 में। बट हम लोग बात करेंगे लगभग 1950 से, क्योंकि हम लोग रिपब्लिक हुए कब? 26 जनवरी 1950 में। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है हमारा 1951 में, बट प्लानिंग कमीशन कब बन जाती है? तो 1950 में बन जाती है। पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड फॉर 4 डिकेड्स। मैंने कहा आपको कि ये जो पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करके बैठी थी, क्योंकि डर था सरकार को कहीं हम लोग दोबारा क्या ना बन जाए, अब गुलाम ना बन जाए। तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या बोला कि सारा काम किसको दे दो आप भाई? पब्लिक सेक्टर को। यहां पे 4 डिकेड्स का मतलब लगभग 40 साल की बात हो रही है। 1950 से लेके 1990 तक के बात हो रही है यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड लॉज। पब्लिक सेक्टर को सब बोल दिया कि अब आप सब कुछ एस्टैब्लिश करोगे, और यहां रूल भी आप ही बनाओगे और लॉ भी आप ही बनाओगे। एंड कंट्रोल एंड रेगुलेट अवर इकोनॉमी एंड प्राइवेट सेक्टर वाज इग्नोर्ड। मतलब सारा काम किसको दे दिया भाई? पब्लिक सेक्टर को, कि आप ही माई बाप हो, प्राइवेट सेक्टर कुछ भी नहीं है और प्राइवेट सेक्टर आएगा भी नहीं। तो यहां तो टेंशन क्रिएट हो गई भाई। लोगों ने सोचा कंपनी खोलेंगे, सरकार ने बोला हम परमिशन ही नहीं देंगे। सरकार को भी कहीं ना कहीं डर था, इसीलिए यहां पे इन लोगों ने पब्लिक सेक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया। आगे बढ़ते हैं। सम स्कॉलर्स सेज द इंक्रीजिंग रोल ऑफ द पब्लिक
सेक्टर हैज हेल्प्ड इंडियन इकोनॉमी टू। मगर पब्लिक सेक्टर आने से कहीं ना कहीं फायदा तो हुआ, कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स तो हम लोगों को मिली। अब वो क्या क्या थी? पहला बोलता है अचीव ग्रोथ इन सेविंग, चीजें बच गई हमारी। कैसे चीजें बच गई? क्योंकि हम लोगों को बाहर वाले को कोई पेमेंट ही नहीं करना है, जो कुछ है वो यहाँ पे है, हमारे ही लोगों के बीच में रहेगा। तो इससे क्या हुआ? थोड़ी बहुत हमारी क्या बढ़ी बेटा? सेविंग तो बढ़ गई। नंबर 2 बोलता है डेवलप अ डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज को यहाँ पे एस्टैब्लिश करना शुरू किया जो पहले स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब एक तो बैक सपोर्ट मिल गया, सबसे अच्छी बात काय का बैक सपोर्ट मिल गया? तो यहाँ पे गवर्नमेंट का बैक सपोर्ट मिल गया। दूसरा, अब ब्रिटिशर्स हम पे क्या नहीं करके बैठे हैं, हम पे गुलामी वाला जो सिस्टम है वो एम्प्लॉय करके नहीं बैठे हुए, मतलब वो हमें अब परेशान नहीं करने वाले हैं। तो हम लोग क्या है यहाँ पे फ्री है और हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे डिसीजंस भी ले सकते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट बोलता है अचीव फूड सिक्योरिटी, क्योंकि हम लोग को एक टर्म याद है कि 1966 में एग्रीकल्चर में जो चेंज आया जिसका नाम है भाई ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हरित क्रांति आने के कारण हर जगह क्या हो गया? ग्रीनरी हो गई, मतलब खाने के लिए अब हम लोग दूसरी किसी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहे। ओके, फूड सिक्योरिटी थ्रू सस्टेन्ड एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट, मतलब आज का तो हम लोगों ने सोचा ही सोचा, बट फ्यूचर का भी सोचा कि फ्यूचर में सब लोगों के पास फूड रहे जिससे हम लोग किसी के भी आगे भीख ना मांगे खाने के लिए, और ये खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बात करी यहाँ पे कि भाई जब पब्लिक सेक्टर था तो हमारे यहाँ क्या क्या चीजें हुई। अब हम लोग बात करते हैं क्या कारण थे, व्हाट इज द रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की जरूरत क्या पड़ी। ब्रिटिशर्स जो इंडिया में करके गए थे वो तो बहुत अच्छा काम करके गए थे भाई, रेलवेज वो लेके आए, टेलीग्राफ वो लेके आए, मतलब मैक्सिमम चीज तो वो लेके आए, और हम लोगों ने सिर्फ उनने जो भी दिया उसको क्या करा? सिर्फ ऑप्ट किया, यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करा, बट इंडिया के लिए उनने बहुत कुछ करके दिया ऐसा माना जाता है। बट इनका जो सिस्टम था कहीं ना कहीं हमें वो स्लेव बना के रखना था, तो अब हम लोगों को उनके सिस्टम से बाहर निकलने के लिए जो उनका सिस्टम था उसको चेंज करना पड़ा, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या हुआ ऐसा कि हम लोग को इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ा? बोलता है द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1991 वाज वेरी माइजरेबल, मतलब बद से बदतर स्थिति हो चुकी थी हम लोगों की। अब एक एक स्थिति समझते हैं। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, क्यों पब्लिक सेक्टर का पुअर परफॉर्मेंस हो गया 40 सालों में? क्यों? क्योंकि सब कुछ किस पे डिपेंड कर दिया हम लोगों ने? यहाँ पे प्राइवेट को हटा के पब्लिक पे, अब पब्लिक क्या हो गया? यहाँ तानाशाह हो गया, अपनी मनमर्जी यहाँ पे करने लग गया। उन 40 सालों में क्या करा? पब्लिक सेक्टर वाज असाइन्ड एन इंपॉर्टेंट रोल टू वर्क फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, मगर इसका काम तो इसको पूरा दे दिया, मगर इसको काम आता तो था नहीं, तो जैसे तैसे हमेशा क्या करने लग गए? लॉस करना शुरू कर दिया कंपनियों ने। अब ये लॉस क्या करें, इसको कवर तो करना बड़ा मुश्किल हो गया था। कब तक है? 1990 तक है। पॉइंट 2 बोलता है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरी कंट्रियों से जो भी आपने सामान लिया था उसको पैसा चुकाने के लिए आपके पास नहीं था, इसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्हेन फॉरेन पेमेंट फॉर इंपोर्ट एक्सीड्स देन द एक्सपोर्ट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया भाई? हमारा डेफिसिट हो गया, मतलब कम पड़ना शुरू हो गया। इवन आफ्टर इंपॉर्टेंट हैवी टैरिफ्स एंड फिक्सिंग कोटास, भाई यहाँ पे टैरिफ भी लगा दिए, मतलब टैक्सेस भी लगा दिए, और दूसरा क्या लगा दिया भाई? कोटा भी लगा दिया। अब ये कोटा क्या होता है? तो दूसरी कंट्री से जब हम लोग कुछ भी गुड्स मंगाते हैं तो उसकी जो लिमिटेशन सेट करी जाती है उसको बोला जाता है कोटा। उसके बाद भी क्या हो गया? यहाँ पे डेफिसिट हम लोगों को फेस करना पड़ा। ठीक है, देयर वॉज अ शार्प राइज इन द इंपोर्ट, ठीक है, और धीरे धीरे करके इंपोर्ट बढ़ने लग गया, मतलब बाहर से जो हमारे यहाँ इंडिया में सामान आ रहा था वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो गया, और ये दोनों हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम और बहुत बड़ी क्या हो गई भाई? यहाँ पे चैलेंज हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या रीजन थे इकोनॉमिक रिफॉर्म के। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर में सबसे पहले तो हम ये समझे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी चीजें जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं अगर उनकी भी प्राइसेस बढ़ने लग जाए तो ये आपको बहुत ज्यादा दुख देती है ना। तो ऐसे ही प्राइसेस बढ़ने को बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेशन। अब इसका प्रेशर पड़ गया किस पे? इंडिया पे। कैसे पड़ा हम लोग समझते हैं। द जनरल प्राइस इन द इकोनॉमी ड्यू टू
इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स। भैया लोग पैसा तो कमाने लग गए, मगर जो जो एसेंशियल गुड्स थे, जो जरूरी थे, वो धीरे धीरे करके क्या होने लग गए, मार्केट से गायब होने लग गए। तो यहाँ पे हम लोग ये समझे कि किसी चीज की डिमांड जो है वो बढ़ रही है और सप्लाई जो है वो कम हो रही है, इसके कारण उसके रेट जो है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं भैया, इन्फ्लेशन। ठीक है, ओके। आगे हम लोग बात करते हैं फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। धीरे धीरे करके हमारे पास जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखा हुआ था, मतलब फॉरेन करेंसी रखी हुई थी, वो धीरे धीरे करके क्या होने लग गए भैया, यहाँ पे कम होने लग गए। इसके कारण भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ। क्या हुआ, इन 1991 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल टू द लोवेस्ट लेवल। जब तक के सोचा नहीं था, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, तो ये दिन देखने को मिल गए हम लोगों को कि ये लोवेस्ट लेवल पे पहुंच गया एंड इट लेड टू द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस इन द कंट्री। और इसके कारण हमारे यहाँ क्या हो गई, क्राइसिस होना शुरू हो गई। लास्ट पॉइंट ये बोलता है ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट। डेब्ट का मतलब उधारी हम पे इतनी ज्यादा हो गई थी, हमें बहुत ज्यादा क्या करना था, इसको चुकाना था, और इतनी उधारी थी और उधारी ले नहीं सकते थे हम लोग। तो हम लोगों ने बोला कि भैया अब तो हम लोग उधारी लेंगे ही नहीं किसी से। ओके, the expenditure of the government was much higher than the revenue। जितना पैसा आ रहा था उससे ज्यादा तो अब क्या करना था, हम लोगों को चुकाना था भाई। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा बर्डन्ड हो गया। तो ये सारे के सारे कारण थे जिसके कारण हम लोगों को क्या करना पड़ा भाई, यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ा। तो क्या चेंज हुआ, क्या चीजों की क्राइसिस आई हमारे यहाँ 1991 में, तो हम लोग उसकी बात करेंगे। तो 1991 में ऐसी क्राइसिस आई जिसके कारण हम लोगों को क्या मांगनी पड़ी, फाइनेंशियल हेल्प, कि दूसरी कंट्री आके क्या कर दे भाई, हमारी मदद कर दे। ओके, और मदद करने के लिए दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आए, जिनका नाम था आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, जिसको और किस नाम से जानते हैं हम लोग भैया, आईबीआरडी नाम से जानते हैं। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम आपका क्या करेंगे, सपोर्ट कर देंगे भाई यहाँ पे। चलिए, ये बोलता है इन 1991, कब की बात है ये, जुलाई 1991 की बात है। इंडियन अप्रोच आईबीआरडी, आईबीआरडी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके, क्या बोलता है आईबीआरडी, जिसको हम लोग पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं भैया, वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, और आईएमएफ तो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, इन दोनों ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, और वहां से मदद कितने की मिली हम लोगों को, 7 बिलियन की मदद मिली एज अ लोन। मगर उधार लेना आसान है, चुकाने में बड़ी हालत खराब हो जाती है। हम लोग अभी भी हो सकता है कि चुका ही रहे हो इस लोन को। ओके, These international agencies expected India to liberalize and open up the economic system। मतलब अभी तक के हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम चल रही थी, वो चल रही थी क्लोज इकोनॉमिक सिस्टम में। मतलब हम लोग किसी भी दूसरी कंट्री से अब क्या नहीं करने वाले हैं, ट्रेड नहीं करने वाले। तो इन लोगों ने बोला भैया हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप ओपन अप इकोनॉमी करो, ओपन करो इकोनॉमी को, लोगों को आने दो, ट्रेड करने दो, आपके पास भी पैसा आएगा और उनके पास भी आपका प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। तो हम लोगों ने बोला बिल्कुल सही बात कही है आपने, हम आपकी बात मानने को तैयार है। ओके, अब इसमें क्या क्या कंडीशंस उन्होंने बोली। पहला बोलता है रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को जो आपने रोक रखा था उसको यहाँ पे एंट्री करने दो और उनको वेलकम करो, आइए यहाँ पे काम करिए और हमारी कंट्री को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, लोगों को क्या दे रहे, पैसा दे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा के दे। तो ये सब प्राइवेट सेक्टर आने के बाद हमें मिलने लगा, नहीं तो पब्लिक सेक्टर में तो हमारी हालत ज्यादा खराब हो गई थी। ओके, नेक्स्ट बोलता है रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज। और सरकार जो हर जगह अपना इंटरफेयर करती थी 100%, उसको कहा गया भैया इंटरफेयर करना क्या कर दो, यहां पे आप कम कर दो, नहीं तो ये जो कंट्री है वो धीरे धीरे करके 100% डूब जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। तो बाहर से आने वाले गुड्स दूसरी कंट्रियों से आते थे, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा था, टैरिफ ज्यादा बढ़ा के रखे थे, कोटा करके रखा था। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थे और ये सब रिमूव करने के लिए कौन बोलता है हमें, आईबीआरडी और आईएमएफ। ठीक है, और इनके कहने पे हम लोगों ने इनकी बात तो मान ली। अब ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जुलाई 1991 में स्टार्ट हुआ, इसमें कैसे मेजर्स लिए गए, करा क्या गया, अब हम लोग इसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे। इन जुलाई 1991, तो भैया ये याद रख लेना कब हुआ था, जुलाई 1991 में। किसकी सरकार थी, तो नरसिम्हा राव की सरकार थी। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे भैया उस समय पे, मनमोहन सिंह थे। ओके, मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन द इकोनॉमी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे अब जो पूरा माहौल बना रहे हो ना, वो कैसा बना लो भैया, आप कॉम्पिटिटिव बना लो, नहीं तो क्या होगा, अब आपको पता है कि आप अकेली रेस में दौड़ोगे तो आप ही जीतोगे,
सरकार भी यही कर रही थी, हम अकेले हैं, हम दौड़ रहे हैं तो हारने का कोई टेंशन ही नहीं है, बट ऐसा हमें नहीं करना था। ओके, एंड रिमूव द बैरियर, जो रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं दूसरों पे, दूसरों के ट्रेड करने पे, उसको यहां से हटाया जाए। टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म्स, इसके कारण प्राइवेट सेक्टर क्या नहीं कर पा रही थी, ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, इसी चीज को तो यहां पे रोकना था। चलिए, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स ऑफ मेजर्स। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी, इसको शॉर्ट में मैं यहां पे बोल देता हूं NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मत समझ लेना भाई इसको। ओके, तो इसमें दो चीजें हुई, इनने बोला कि ये दो मेजर्स कर लोगे तो आपका काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो पहला इनने बोला स्टेबलाइजेशन मेजर्स। अब ये स्टेबलाइजेशन मेजर्स का मतलब क्या होता है भाई, स्टेबलाइज करना, जो चीज बहुत ही अप्स डाउन पे चले जा रही है उसको क्या करो भैया, यहाँ पे बड़ा ही स्टेबलाइज करो। क्यों? क्योंकि कंट्री अप डाउन करते रहेगी तो लोग भी परेशान हो जाएंगे और गवर्नमेंट भी परेशान हो जाएगी कि कौन सा मेजर यूज करें। इसलिए इन लोगों ने कहा कि स्टेबलाइज करो, मतलब शांत करो और धीरे धीरे करके कंट्री की क्या करो, ग्रोथ करना शुरू करवाओ। इसके लिए हम लोग प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाए। ओके, क्या करा गया यहाँ पे, करेक्टिंग वीकनेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब दूसरे देशों को जो पैसा देना है उसमें जो हमसे गलतियां हो गई है उसको क्या करें, हम यहां पे करेक्ट करें। ओके, सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय प्राइस कंट्रोल। दो चीज और बोली इनने, एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करो भैया, मेंटेन करो, सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रखो यहां पे, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। भाई किससे करोगे, तो वो प्राइस कंट्रोल से करोगे। तो ये तीन चीजें इन लोगों ने बोली किसमें, स्टेबलाइजेशन मेजर्स में। इसके बाद हम लोग आते हैं स्ट्रक्चरल मेजर्स पे। अब स्टेबलाइजेशन के बाद जब स्ट्रक्चरल की बात करते हैं तो इसमें इन लोगों ने क्या कहा, इंप्रूविंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि किसी चीज का प्रोडक्शन करना। पहले मान लेते कोई चीज 10 बना रहे थे, पैसा लगाया, फिर 20 बनाने लगे, फिर पैसा लगाया 40 बनाने लग गए। तो अपनी जो एफिशिएंसी है, जो अपनी कैपेबिलिटी है, उसको बढ़ाया जाए। ऐसे ही क्लास 12th में हम लोग क्या करते हैं भाई, पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, लर्न करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजीज रहती है। जैसे जैसे आप चीज़ों को बार बार करते जाएंगे उसमें क्या आते जाएगी, आपकी परफेक्टनेस आती जाएगी। वैसे यहाँ पे ये बोलते हैं कि आपके पास सारी चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल भी है, इंडस्ट्रीज भी है, लेबर भी है, लोकेशन भी है, पावर भी है, सब कुछ है, मगर रिजल्ट तो कुछ भी नहीं है। रिजल्ट आ रहा है 0। क्यों आ रहा है भाई, तो आप अपनी एफिशिएंसी पे ध्यान दें, उसको यहां पे मैक्सिमम बढ़ाएं। एंड इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, धीरे धीरे दूसरी कंट्री से क्या करें, आप ट्रेड करना शुरू करें, तब तो पता चलेगा कि आप किस जगह पे स्टैंड करते हैं। अगर कंपटीशन ही नहीं है तो आप तो हमेशा ये सोचोगे कि कम भी काम कर रहे तो भी फर्स्ट है और ज्यादा काम कर रहे थे तो भी हम लोग ही फर्स्ट है। तो कंपटीशन होना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय रिमूविंग द रिजिडनेस, रिजिडनेस का मतलब जो आपने लॉज बना के रखे थे स्ट्रिक्ट कि भैया यहाँ पे क्लोज इकोनॉमी चलेगी, ओपन इकोनॉमी नहीं चलेगी, तो इस तरीके के जो आपने पुराने सिस्टम बना के रखे थे उन सबको चेंज करा जाए और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको क्या बनाया जाए, यहाँ पे फ्लेक्सिबल बनाया जाए, मैक्सिमम फ्लेक्सिबल बनाया जाए। ओके, इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी, जितने भी सेगमेंट है इकोनॉमी की, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो हमारे पास 3 सेगमेंट्स है। फॉर एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी सेक्टर सेगमेंट, दूसरा हम लोग यहां पे सेकेंडरी बोल सकते हैं, और जो थर्ड है उसको हम लोग टर्शियरी बोल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में आ गई कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये तीनों सेक्टर्स में जो है क्या कर सकते हैं, जो रिजिडनेस थी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपने स्ट्रिक्ट कर रखे थे उनको क्या करेंगे, हम लोग हटा देंगे, जिसके कारण हमारी कंट्री क्या कर सकती है भाई, ग्रोथ कर सकती है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 2 मेजर्स को यूज़ किया। एक तो हो गया स्टेबलाइजेशन मेजर्स और दूसरा कौन सा हो गया, स्ट्रक्चरल मेजर्स, और इसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात भी करी। तो अब हम लोग उस टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए ये पूरा चैप्टर जाना जाता है। मेन क्या चेंज हुआ, तो इन्होंने बोला कि 3 कॉन्सेप्ट चेंज हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट चेंज हुए। अब लिबरलाइजेशन में क्या करा इन लोगों ने, तो इन्होंने कहा कि काम करो भाई, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखे उसको बहुत फ्लेक्सिबल कर दो, बहुत आसान बना दो।
अगर मान लेते हैं टीचर किसी चीज को बहुत आसान बना देता तो ये उसकी कलाकारी है, अगर वो उसको टफ बना देता है तो बच्चा भी परेशान हो जाएगा। तो लिबरलाइजेशन में यही आईएमएफ में और वर्ल्ड बैंक ने हमें रेकमेंड किया कि आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को पहले फ्लेक्सिबल करिए। तो ये हुआ लिबरलाइजेशन में। दूसरा, दूसरी कंट्री में जो भी कंपनीज काम कर रही है उसको वेलकम करिए, जिससे आपका कंपटीशन भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और यहां से पॉवर्टी भी क्या होगी, यहां पे आपकी रिमूव होगी। तो यहां पे आपको बोलते हैं उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। और तीसरा क्या बोलता है भाई, हर किसी को अपना दोस्त बनाना शुरू कर दो, ताकि ये ट्रेड में मदद करेगा और बाकी भी सारी चीजों में क्या करेगा, यहां पे आपकी मदद करेगा। तो ये तीन मेन पिलर्स पे हमारी पूरी कंट्री क्या करती है, अपने आप को प्रूफ करके दिखाती है कि हमारी कंट्री जो है सबसे बेस्ट है। तो हम लोगों ने अब स्टार्ट कर दिया भैया एलपीजी पढ़ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब हम लोग समझते हैं कि लिबरलाइजेशन में होता क्या है। ओके, इट रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ एंट्री, बाहर से जो आने वाले लोग थे उनको पहले रोका जाता था, अब वेलकम किया जाता है। एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर, जो भी प्राइवेट सेक्टर करना चाह रहा है उसको आप यहां पे अब और नहीं रोकने वाले हैं, रोकेंगे नहीं। ओके, डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, डीरेगुलेट कर देना मतलब आप जो उस पर रेगुलेशंस करते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे, ये करना बंद करो, उसको फ्री कर दो, लेने दो जजमेंट, लॉस होने दो, कभी ना कभी तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट मेकिंग बनेगा। तो इसी तरीके से यहां पे इसने बोला कि डीरेगुलेशन करें यहां पे, और रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल या इन्वेस्टमेंट। मतलब यहां प्राइवेट सेक्टर को यहां पे प्रेफरेंस देने की बात कर रहा है और गवर्नमेंट को बोल रहा है कि आप अपनी हद में रहें, आप यहां पे कंट्रोल करें। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो नुकसान पे नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है बिजनेस इज गिवन फ्री हैंड एंड इज अलाउड टू रन ऑन द कमर्शियल लाइंस। पहले मेनली सोशल वेलफेयर के लिए लोग काम करते थे, बनाया बेचा मगर उससे पैसा नहीं लिया, तो इस तरीके से काम करते थे। बट इन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ जो होना चाहिए वो मेनली बिजनेस लाइंस पे होना चाहिए, मतलब कमर्शियल लाइंस पे होना चाहिए। मतलब आप ज्यादा पैसा कमाओगे तब तो लोगों का फायदा कर पाओगे, अगर पैसा ही नहीं कमाओगे तो लोगों का फायदा यहां पे आप लोग नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये दो कंडीशन हम लोगों ने अभी लिबरलाइजेशन में पढ़ी। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि जो लिबरलाइजेशन किया हम लोगों ने उसका पर्पस क्या था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। कोई ना कोई कारण तो होगा। इंडिया को समझ में आ गया कि अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारी कंट्री फिर से किसी और कंट्री की क्या हो जाए, गुलाम हो जाए। तो हम लोगों को इससे क्या करना था, बचना था। तो पर्पस क्या था, चलिए स्टार्ट करते हैं। टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। क्यों, क्योंकि लोगों के पास टैलेंट तो है मगर सरकार ने क्या करके रखा है, रोक के रखा है। कैसे रोक के रखा है, तो उन्हें लाइसेंस ही नहीं दिया, परमिशन ही नहीं दी कि आप ऐसा काम कर सकते हो। अब क्या करे, वो फंस गया वो तो बेचारा, उसने पैसे लगाए मगर सरकार ने बोला नहीं हम तो परमिशन नहीं देंगे। तो क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर या कोई भी पर्सन है कंट्री का, उसकी पोटेंशियल को जज करना है और उसको अपलिफ्ट करना है। ओके, बाय एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर एंड मल्टीनेशनल टू इन्वेस्ट एंड एक्सपांड। तो बाहर से कंट्री के लोगों को बोला गया कि भैया आइए और यहाँ पे एस्टैब्लिश करिए, कंपनी स्टार्ट करिए, और बोलते हैं कि एमएनसीज स्टार्ट करें। अब ये एमएनसीज क्या होते हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। जो एक कंपनी अपने डोमेस्टिक एरिया से निकल के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी कंपनीज को ओपन करती है, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। ओके, तो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज को और हमारी कंट्री की खुद की जितनी भी कंपनीज थी उनको बोला कि आप अपलिफ्ट होना शुरू करो, आप काम करना शुरू करो, हम आपकी मदद करने को तैयार है। दूसरा बोलता है टू इंट्रोड्यूस मच मोर कॉम्पिटिशन इनटू इकोनॉमी एंड क्रिएटिंग इंसेंटिव। और कंपटीशन क्रिएट करो, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने वाली 20 कंपनियों को बोल दो कि आप बनाइए। अब एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो उसमें से बेस्ट जो होगा वो अपना रिजल्ट देगा, रेस्ट 19 जो है वो लूजर्स होंगे। फिर वो सोचेंगे कि यार हाँ अब हम लोगों को भी नंबर 1 बनना है। तो यहां से स्टार्ट होती है बेटा कंपटीशन। कंपटीशन होना बहुत जरूरी है अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी जाके क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे आप सक्सेस मिलेगी। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, द इकोनॉमिक रिफॉर्म टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन इंक्लूड। इसमें क्या क्या लिबरलाइजेशन में चेंजेस करे गए, तो सबसे पहले जो चेंज करा गया वो टारगेटेड था इंडस्ट्रियल सेक्टर में। दूसरा, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म करा। तीसरा, टैक्स रिफॉर्म करे। चौथा,
फॉरेन एक्सचेंज में रिफॉर्म में चेंज करा। पांचवा बोलता है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो लिबरलाइजेशन में ये 5 मेन पिलर्स थे जहां पे इन लोगों ने क्या करा, बहुत ज्यादा चेंज करा। अब हम लोग ये समझेंगे कि ये जो पांचों पिलर्स है ये कैसे हमें इंपैक्ट दिखाएंगे कि लिबरलाइजेशन आया और देखिए पूरा सिनारियो क्या हो गया, चेंज हो गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ऑन जुलाई 1991, ठीक है, 24 जुलाई की बात हो रही है यहाँ पे। द वेरियस मेजर्स अंडर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म इंक्लूड नंबर 1 रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो पहले सरकार को क्या बोलते थे कि सरकार भैया परमिशन देगी, बट प्राइवेट सेक्टर ने बोला ऐसा नहीं होगा, हर चीज में लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, अब सिर्फ किसकी जरूरत होगी, परमिशन की। लाइसेंस तो हर किसी को नहीं दिया जा रहा था, कब, जब लाइसेंस राज चल रहा था तब, बट अब क्या बोला, चलो आप कंपनियां खोल सकते हो। तो रिडक्शन इन लाइसेंसिंग पॉलिसी चालू हुआ। द न्यू पॉलिसी अबॉलिश इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट एक्सेप्ट for short list of industries like liquor, defense equipment, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एक्सेट्रा। वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं ह्यूमन के लिए हजार्डस है, कहीं ना कहीं उसका नुकसान करवा सकती है, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अदरवाइज आप कोई भी काम करना चाहते हैं उसके लिए लाइसेंस लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी जरूरत यहां पे नहीं है। ओके, अब क्या बोलता है भाई, किसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, नो लाइसेंसेस वर नीडेड टू सेट अप न्यू यूनिट्स। अगर नई यूनिट बनानी है उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। दूसरा क्या बोलता है, एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई द एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ मैन्युफैक्चर। और अगर आपको ये लाइन जो है एक्सपांड भी करनी है, मतलब आप यहां पे कंपनी खोल के बैठे हो, थोड़ी सी बढ़ाना चाहते हो अगल बगल में, तो भी अब आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब फ्रीडम मिल गई भाई। अब इंसान को फ्रीडम मिलेगी तो वो क्या करेगा, बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश यहां पे करेगा। और क्या हुआ भाई, यहां पे बोलता है लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। मतलब आर्म्स एंड एम्यूनिशन से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज होती है उसके लिए मेनली लाइसेंस चाहिए होगा। एंड स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, मतलब वो सारी जो गवर्नमेंट को लगता है कि बिना लाइसेंस से इनको चलाएंगे तो इससे हमारी कंट्री का नुकसान हो सकता है, लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला भाई, बिना लाइसेंस के आप काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या बोलता है, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। सरकार को बोल दिया गया भैया कि प्राइवेट सेक्टर में जबरदस्ती आप एंटर ना करें। क्यों, क्योंकि जब भी आप एंटर कर रहे हैं तो आप मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या और बोला इन लोगों ने कि पब्लिक सेक्टर में भी आप इंटरफियर कम करें थोड़ा सा। ठीक है, काम करने दे लोगों को, अगर परफॉर्मेंस नहीं आए तो डांटे, अगर परफॉर्मेंस आ रहा है तो क्यों जबरदस्ती के उनको डांटना। ऑन द स्ट्राइकिंग फीचर वाज सब्सटेंटिव रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर रिड्यूस फ्रॉम 17 to 3। 17 कंपनियां काम कर रही थी और अब कितनी बच गई, सिर्फ 3 इंडस्ट्री बच गई। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है, एक तो डिफेंस इक्विपमेंट जिनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। ओके, दूसरी हो गई एटॉमिक एनर्जी, ये लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं जिससे एनर्जी मिलती है। हमें पता है यूरेनियम और थोरियम जो है वो कहाँ यूज होता है भैया, एटॉमिक एनर्जी में यूज होता है। और ये अबंडेंस में क्या करता है, अपने पास एनर्जी रखता है, वो एनर्जी भी दे सकता है, बट कहीं ना कहीं ये रिस्की है, इसीलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम लोग आज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ज्यादा। नेक्स्ट बोलता है रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो 17 कंपनियों से नीचे आके ये कितनी कंपनियों पे बसती है, 3 कंपनियों पे। आगे बोलता है डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब यहां डी रिजर्वेशन कर दिया गया, पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं, सबके लिए ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, घर घर में आप इंडस्ट्री खोल सकते हो ताकि प्रोडक्शन करोगे। अब हमारे यहाँ बहुत अच्छी स्कीम चल रही है वोकल फॉर लोकल, मतलब छोटे छोटे गांव से जो भी लोग हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं उनको अच्छी अच्छी जगह पे बेचा जा रहा है, जिनको अभी तक के कोई पहचानता नहीं था उन सारे प्रोडक्ट को आज इंटरनेशनल मार्केट तक के पहुंचाया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, लोगों को अवेयरनेस भी मिल रही है कि भाई हमारे इंडिया में टैलेंट की कमी तो नहीं है। ओके, अब इसमें क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट सीलिंग ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर स्मॉल अंडरटेकिंग एनहांस फ्रॉम ₹1 करोड़। अब इन लोगों ने बोला कि अब आप 1 करोड़ रुपए तक के बिना पूछे क्या कर सकते हो, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर सकते हो और चालू कर सकते हो, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। इन मैनी इंडस्ट्रीज द मार्केट वैल्यू अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइसेस। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बोला गया कि क्या करना है भाई, तो बोला है मार्केट वॉज अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइस, मतलब सरकार को यहां पे क्या नहीं करना है भाई, एंट्री नहीं करना है,
मार्केट देख लेगा। और मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। तो हमारे यहाँ जनरली सरकार ने इंटरफियर करना ही अब क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि सरकार के इंटरफियर करने के कारण ही तो इतना 7 बिलियन का लोन लेना पड़ा। अगर ये नहीं करता तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, है ना। तो अब मार्केट तो हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया कि मार्केट क्या होता है, और यहाँ पे ये भी समझ में आ गया कि 17 इंडस्ट्री से इन लोगों ने कितनी इंडस्ट्री बनाई है? बस 3 ही इंडस्ट्री यहाँ पे बना। हम बात कर चुके थे यहाँ लिबरलाइजेशन की। अब लिबरलाइजेशन का मतलब तो हमें बहुत क्लियर हो गया है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको हम लोगों को बहुत ज्यादा क्या करना है? फ्लेक्सिबल बनाना है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री पे बहुत ज्यादा लोन हो चुका है। तो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो पब्लिक सेक्टर थी उसमें क्या करना है? रोल हमें थोड़ा सा कम करना है। किसका? गवर्नमेंट का। दूसरा हम लोग बात कर चुके थे डी रिजर्वेशन की, किसमें? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। इसके बाद हम लोगों ने क्या बोला कि यहाँ पे जो एमआरटीपी एक्ट होता है, एमआरटीपी एक्ट जो था वो 1969 में लाया गया था। इसका मतलब ये होता था कि जो भी यहाँ पे कंपनीज थी वो अपनी क्रिएट कर लेती थी यहाँ पे मोनोपोली। अब वो मार्केट के हिसाब से काम ही नहीं करती थी, अपना रेट चलाना है, अपने हिसाब से काम करना है। तो ये जो एमआरटीपी एक्ट था 1969 का, ये जम्मू एंड कश्मीर के अलावा पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ, बट इसको हटा दिया गया और इसको बना दिया गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि लगभग 2009 से इंडिया के अंदर काम कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक बेसिक ड्रॉबैक था कि सारा पावर जो है कुछ कंपनियों के हाथ में चले जाएगा तो बाकी कंपनियां क्या करेंगे? मतलब ये तो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी हो गई एक तरीके की। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं एमआरटीपी एक्ट में और क्या बोलता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड एक्सपांशन स्कीम्स, द रिक्वायरमेंट फॉर लार्ज कंपनीज टू सीक प्रायर अप्रूवल फॉर अ लार्ज कंपनीज। ठीक है, तो अब आपको कुछ भी करना है तो एक बड़ी कंपनी जो है जो कि मोनोपोली बना के बैठी हुई है, आपको उससे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पूरी की पूरी परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसकी तो बदमाशी चल रही है ना भाई, यहाँ पे आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे सिस्टम्स थे किसमें? लिबरलाइजेशन में। अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों ने चेंज किया उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। पहला हम लोगों ने कर लिया इंडस्ट्रियल, उसके बाद कौन सा कर लिया यहाँ पे? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल या फाइनेंस का मतलब क्या होता है। ऐसा कोई भी पर्सन या ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो आपको मनी से हेल्प करता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस। अब ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है? फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक कमर्शियल बैंक। अब ये कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? हमें पता है उनका एक ही काम होता है भैया, सिर्फ और सिर्फ पैसा लेना और लोन देना। तो ये कमर्शियल बैंकों में जो भी चेंजेस आने वाले हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंक। तो अब बैंकों में जो आप पैसा लगाने वाले, जाहिर सी बात है जो पैसा आप लगाएंगे उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, और स्टॉक एक्सचेंज, अब हमें ये पता होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो कंपनियों के हम लोग शेयर खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं, रिस्क लेते हैं, उसके बदले में क्या मिलता है? हम लोगों को पैसा मिलता है। बट यहाँ पे हम लोग अब चेंजेस की बात करने वाले हैं। ओके, एंड दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले तो हम लोग पप्पा को पकड़े, पैसे को सबको कंट्रोल करने वाले पप्पा का नाम क्या है? आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब आरबीआई पे क्या क्या चेंजेस करें अब लोग सबकी हम लोग बात करेंगे, बट सबसे पहले पप्पा की बात करेंगे। क्या नाम है उनका भाई? आरबीआई। ओके, तो चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। The role of RBI was reduced from regulator to facilitator of the financial sector। पहले क्या ये हुआ करता था भाई? रेगुलेटर, मतलब इसने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए आप उसमें खुद से कोई चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे रिजिडनेस की बात हो रही है, और रिजिड अगर रहोगे तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं हमारी कंट्री 50 से लेकर 90 तक के रिजिड रही, तो उसमें क्या हुआ? हमारा बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया। तो इससे क्या करना है? हमें बचना है। तो उससे बोला गया कि भैया रिजिडनेस नहीं चलेगी आपकी। ठीक है, अब आप क्या करो? आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या बना दो भाई? बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बना दो। ठीक है, अब ये फ्लेक्सिबल बनाना मतलब तो इंटरेस्ट रेट को गिरा दो, हर किसी को लोन नहीं दो, बट कहीं ना कहीं हर किसी तक के अप्रोच करने का काम करो। ये जो अप्रोच करने का काम था इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फैसिलिटेटर। तो अब आरबीआई जो है रेगुलेटर से क्या बन गया भैया? एक फैसिलिटेटर बन गया है। तो पहला चेंज हमें समझ में आ गया फाइनेंशियल सेक्टर का। दूसरा बोलता है ओरिजिन ऑफ द प्राइवेट बैंक्स। अभी तक के जितने भी बैंक्स थे वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक सरकार के हुआ करते थे। मतलब हम लोग बोल सकते हैं पब्लिक बैंक या पब्लिक सेक्टर के बैंक्स थे। तो उससे फायदा क्या हो रहा था? सरकार को तो फायदा हो रहा था, लोगों का पैसा उनके पास जा रहा था। बट
जैसे जैसे सारी की सारी मोनोपोली सिस्टम पे आ गए, इन लोगों ने मनमानी करना शुरू कर दी, तो अब लोग हो गए परेशान क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं और एट द एंड आपको जाना ही पड़ेगा, बैंक से ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइवेट बैंक आए, कंपटीशन आया, तो फिर गवर्नमेंट बैंक को भी लगा नहीं भाई अब हम लोगों को काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सिस्टम ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट किया इन लोगों ने ओरिजिन ऑफ द प्राइवेट बैंक। The reform policies led to the establishment of private sector bank। जो रिफॉर्म पॉलिसी आई स्टार्ट हुई यहाँ पे, इसमें स्टार्ट करे हम लोगों ने PSBs मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ओके, इंडिया एज वेल एज द फॉरेन, मतलब कि इंडिया में तो प्राइवेट सेक्टर बैंक हम लोगों ने स्टार्ट कर ही दिए और पैरेलली क्या स्टार्ट कर दिए यहाँ पे, जो बाहर के बैंक थे मतलब विदेशों से भी जो बैंक आके यहाँ काम करना चाहते हैं उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, वेलकम, आइए और यहाँ पे आके क्या करिए भाई, काम करिए। तो हम लोग यहाँ पे HSBC की बात कर लेते हैं, हांगकांग एंड संघीय बैंकिंग, ठीक है, और प्राइवेट बैंक की बात कर लेते, फॉर एग्जांपल ICICI, ये सब आ गए हमारे यहाँ। कब आए भाई, तो 1991 के न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद आए, इसके पहले तो इनका कुछ अता पता ही नहीं था। तो फाइनेंशियल सेक्टर में हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, एकदम से चेंज कर दिया क्या, सिस्टम, कि अब प्राइवेट बैंक भी यहां पे काम करेंगे। ओके, आगे बोलता है इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स, और बाहर की कंट्री चाहे तो आके इन बैंकों में और पैसा लगा सकती है। पहले लिमिटेड हुआ करता था कि इतना ही पैसा आपको लगाना है, इससे ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते। अब लिमिट को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि जो बैरियर लगा के रखे थे उनको क्या कर दिया गया, यहां पे हटा दिया गया। ओके, वॉज रेज्ड टू अराउंड 51%, मतलब अब आपको बोल दिया गया क्या 51% तक के क्या कर सकते हो, पैसा लगा सकते हो। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपको तो यहां पे मालिकाना हक या ओनरशिप ही मिलने वाली है भाई। ओके, आगे बोलता है ईज ऑफ एक्सपेंशन प्रोसेस, बैंक्स वर गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस, और बैंकों को ये सहूलियत और दे दी गई कि आप चाहो तो अब और नई ब्रांचेस डाल सकते हो। नहीं तो पहले क्या होता था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था कि आप इतने ही बैंक खोल सकते हो, इतने ही एरिया हो सकती है, इतने ही पैसे से आपको काम करना है। मतलब रेस्ट्रिक्शन हटने के बाद जैसे इनको फ्रीडम मिली तो इनने बहुत ज्यादा ग्रोथ करना यहां पे शुरू कर दिया। ओके, तो ये सब हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की यहां पे बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे टैक्स रिफॉर्म की। अब ये टैक्स रिफॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझे कि टैक्स नाम की चिड़िया होती क्या है, सरकार टैक्स लेती ही क्यों है। तो टैक्स इसीलिए लेती है क्यों, क्योंकि आप इंडिया में रह के इंडिया की रिसोर्सेस क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज तो कर रहे हैं, और इसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट आपसे क्या लेगी, कुछ चार्ज लेगी। तो मैं ये कहता हूं कि कंपलसरी फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज टैक्स। याद रहेगा अपन लोगों को कि कंपलसरी फीस क्या बोल दिया गया यहां पे भाई, कंपलसरी फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज टैक्स। तो बेसिकली हम लोग टैक्स से ये समझते हैं कि हमारे घर में जो भी पैसा कमाने वाला बंदा होता है उस पर टैक्स लगता है और उसको हम लोग बोल देते हैं इनकम टैक्स। दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि भाई कोई सामान लेते हैं उस पर भी टैक्स देना पड़ता है, तो बोले डायरेक्टली तो नहीं देते बट जब सामान लेते हैं तब देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं भैया, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन तो समझ लें कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जो हमेशा नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब कि जिस पे इसको इम्पोज किया जाएगा उसी को यहाँ पे उस टैक्स को देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्स का ये हम लोगों को मतलब समझ में आ गया। मान लेते हैं कि यहाँ पे चिंटू पे टैक्स लगाया गया है, इसको टैक्स लगाने को यहां बोलते हैं हम लोग इम्पोज करना। तो चिंटू पे अगर टैक्स इम्पोज किया गया है तो ये मंटू से नहीं कहेगा कि भैया तुम टैक्स भर दो, बट ये किस में नहीं होता, ये इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो बहुत ही इजीली ट्रांसफरेबल होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं ये प्रोडक्शन यूनिट है, यहाँ कोई सामान बना, यहाँ पे उस सामान पे लगा दिया गया GST। अब ये प्रोड्यूसर ने भेजा किसके पास, होलसेलर के पास। ठीक है, ये इसने क्या करा, टैक्स ट्रांसफर कर दिया। होलसेलर ने किसके पास भेज दिया, रिटेलर के पास भेज दिया, और रिटेलर के पास आता है कस्टमर, और कस्टमर से ये बोलता है कि भैया भाई चंटू पैसा दे दो। ठीक है, चंटू ने पैसा दिया रिटेलर को, रिटेलर ने दिया होलसेलर को, होलसेलर ने दिया किसको,
प्रोड्यूसर को या मैन्युफैक्चरर को जो ये सामान बना रहा था, और ये प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर किसको देगा भैया? सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? सरकार, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो इस तरीके से हम लोग टैक्स को समझ चुके हैं कि टैक्स के दो पार्ट होंगे हमेशा, एक तो होगा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा कौन सा होगा भाई? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, याद क्या रखना है हम लोगों को कि भाई ये जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है और ये जो है वो क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है। चलिए, तो अब यहाँ पे टैक्स सिस्टम में क्या रिफॉर्म करा लिबरलाइजेशन में, अब ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो टैक्स रिफॉर्म रेफर्स टू द रिफॉर्म इन गवर्नमेंट टैक्सेशन। तो सरकार, ध्यान से सुनिएगा, सरकार अगर आपकी कमाई का 80% आपसे टैक्स ले ले तो 20% में आपका सर्वाइवल तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सरकार को क्या करना चाहिए? यहाँ पे इजी टैक्स पे सिस्टम चालू करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। इजी टैक्स पे सिस्टम में ये बोल दे कि भैया आप 80% मत दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ 50% दे दीजिए, इससे हमारा काम चल जाएगा। जब हम लोग टैक्स को कम देंगे तो क्या होगा? ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे टैक्स देने में। बट अभी क्या कर रहे हैं लोग? क्या करते हैं? टैक्स की चोरी कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं टैक्स इवेशन, मतलब टैक्स से बचना किसी भी तरीके से। तो सरकार को पैसा नहीं मिल पाता, और जब पैसा नहीं मिलेगा तो क्या होगा? डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। फिर इनकम टैक्स को भी पैसा देना पड़ेगा, भैया जाओ छापे मारो, पैसा निकलवा के लाओ, तो ये बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा ना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिबरलाइजेशन में बात कर रहे हैं टैक्स रिफॉर्म की। तो इन्हें कहा कि रिफॉर्म करना चाहिए गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसीज में। दूसरा, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज में सरकार जो भी खर्चा कर रही है पब्लिक पे, उस पे भी जो करना चाहिए क्या? बहुत ज्यादा कंट्रोल। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वेस्टेज ऑफ मनी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, विच आर कलेक्टिवली नोन एज फिस्कल पॉलिसी। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो चीजों की बात करी है, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी। हाँ, तो टैक्स में हम लोग बात कर चुके हैं भाई कि सरकार अगर अपने टैक्सेशन पॉलिसी को, इसको और अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज को अगर कंट्रोल कर लेती है तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं भाई यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी। तो सरकार की कंट्रोल करने की जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ओके, अब इनने क्या करा लिबरलाइजेशन में? तो डायरेक्ट टैक्स लाइक इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स जो होते हैं उस पर कंट्रोल करने का काम किया। इसी तरीके से जो इनडायरेक्ट टैक्स होते थे जिसमें सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी आती थी, इन सबको भी क्या करा? वहां पे कंट्रोल करने का काम किया। ओके, अब मेजर टैक्स रिफॉर्म में और क्या बोला इनने कि भाई रिडक्शन कर दो टैक्सेस में, रिफॉर्म कर दो इनडायरेक्ट टैक्सेस में, और जो प्रोसेस है टैक्स को फाइल करने का, ठीक है, उसको क्या कर दो? यहाँ पे बड़ा ही इजी सिस्टम में क्या कर दो? इंप्लीमेंट कर दो। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लिबरलाइजेशन में जो टैक्स रिफॉर्म था उसकी यहाँ पे हम लोगों ने बात करी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म की। अब ये फॉरेन एक्सचेंज मतलब अब होता क्या है? सबसे पहले तो हम लोग ये समझे, तो सबसे पहले हम लोग बात करें ट्रेड की। अब ये ट्रेड क्या होता है? तो लेन देन करना कहलाता है ट्रेड। बट हम लोग जब दूसरी कंट्री से ऐसा ट्रेड करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज में क्या बोल रहा है भाई? कर तो रहे हो, ठीक है, और पुराने जमाने से आप टैक्स का क्या कर रहे हो? लेना देना कर रहे हो, ठीक है, अब सामान का लेना देना कर रहे हो। बट सामान के लेने देने में आपको बहुत ही सिस्टम को समझना पड़ता है, क्योंकि सरकार जब टैक्स का लेना देना करती है तो आपको पनिशमेंट भी दे सकती है। उसी तरीके से दूसरी कंट्री से जब आप किसी चीज का ट्रेड करोगे तो आपको बहुत संभल के काम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहले जो लिबरलाइजेशन के पहले पॉलिसीज थी वो काफी स्ट्रिक्ट थी, तो अब क्या करना है? आपको उन पॉलिसीज को क्या करना है? बहुत ही आसान बनाने का काम करना है। तो इन्हें क्या कहा कि ये डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी हो गया, डोमेस्टिक करेंसी डिवैल्यू बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अभी डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है हम ध्यान से समझने की कोशिश करें। ओके, फॉर एग्जांपल 1 US डॉलर जो है वो मान लेते हैं इंडियन नेशनल रुपी में 80 रुपीज का है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब मान लेते हैं अब हम लोगों को बोला गया कि करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया। डिवैल्यूएशन हो गया मतलब अब यही 1 US डॉलर के बदले में अगर आपको 90 रुपीज देना पड़ गया तो ये 10 रुपए का आपकी करेंसी का क्या हो गया? डिवैल्यूएशन हो गया। मतलब आपको अब क्या करना पड़ रहा है? ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, तो करेंसी जब सरकार कम करे उसकी वैल्यू तो उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। नंबर 2 बोलता है मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब सब कुछ क्या कर दे हम लोग? मार्केट के हाथ में दे दे। ठीक है, तो मार्केट कैसे चलता है भाई? ध्यान दीजिएगा, मार्केट चलता है हमेशा डिमांड
और सप्लाई के बेसिस पे। ठीक है, अगर मान लेते हैं चीजों की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो जाहिर सी बात है चीजें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। और मान लेते हैं कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो क्या हो जाएंगी, चीजें सस्ती हो जाएंगी। मतलब ये सब चीजें किस पे डिपेंड हो जाएगी भाई, यहाँ पे प्राइस पे डिपेंड हो जाएगी। ओके, तो ये बोल रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज जो भी आप रिफॉर्म करेंगे, ये सब किसके हाथ में दे दिया जाए, मार्केट के हाथ में दे दिया जाए। सरकार इसको ना संभाले या सरकार इसमें इंटरफियर ही ना करे, ये सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म की। हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो ट्रेड होता है, चीजों का एक्सचेंज करने को हम लोग ट्रेड कहते हैं, या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड। अब बोलता है कि इसमें भी क्या करना है, हम लोग को रिफॉर्म करना है, क्योंकि पहले गलतियां करी होगी तभी तो आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। ओके, बोलता है द रिफॉर्म इन द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वर इनिशिएटेड, नंबर 1, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये बोल रहा है कि जो भी आप कंपटीशन कर रहे हैं अभी लोकल लेवल पे कर रहे हैं, लोकल लेवल पे तो कोई फायदा ही नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि आप घर ही में कंपटीशन करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कंपटीशन का मतलब क्या है। बट दूसरी कंट्री से जब आप कंपटीशन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके गुड्स की क्या क्वालिटी है और दूसरे कंट्री का जो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है उसकी क्या क्वालिटी है ना। तो यहां बोलता है कि हमें कॉम्पिटिटिवनेस तो करना है, और किस लेवल पे करना है, हमें इंटरनेशनल लेवल पे करना है। दूसरा क्या बोलता है, टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। बाहर की जो भी कंट्री जैसे जापान आके इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा लगाए, उससे फायदा क्या होगा, हमारा समय बहुत ज्यादा बचेगा और हम लोग अपग्रेडेड हो जाएंगे टेक्नोलॉजिकल। अब हमारा भी तो समय बचना चाहिए, क्यों? क्योंकि 24 आवर्स सभी के पास है। अगर प्लानिंग नहीं होगी प्रॉपर्ली तो ये क्या हो जाएगा, टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, थर्ड क्या बोलता है, टू प्रमोट एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्री। और क्या बोलता है, हमारे यहाँ की जितनी भी इंडस्ट्रीज है, छोटी मोटी जितनी भी इंडस्ट्रीज है, उनको प्रमोट करना। उससे फायदा क्या होगा, हर किसी को यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो लोग क्या होते हैं, मेंटली बहुत प्रिपेयर हो जाते हैं कि चलो भाई इतना पैसा आएगा तो हम लोग ये चीजें खरीदेंगे, तो धीरे धीरे करके वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे ध्यान देते हैं। पैरेलली ये पैसा निकाल के वो अपने एजुकेशन सिस्टम में भी लगाते हैं, जिससे हमारी कंट्री की ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो यहाँ हम लोग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि इसमें क्या रिफॉर्म किया गया। ओके, और क्या चेंजेस करें इन लोगों ने, हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्होंने बोला रिमूवल ऑफ द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। इन्हें क्या कहा कि जो भी आप सामान मंगा रहे हो बाहर से, उसको इन लोगों ने बोला इंपोर्ट, और हमारे यहां से जो भी सामान जा रहा है हमारी कंट्री से, इसको बोल दिया क्या, एक्सपोर्ट। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम लोग चीजों का इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत ही कम करते हैं, तो ये कंडीशन हमारी बन जाती है लॉस की। क्यों बन जाती है भाई लॉस की? तो हमारे यहाँ का जो पैसा है वो दूसरी कंट्री में जाएगा, और दूसरी कंट्री में जाएगा मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। तो फायदा किस में है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, यहाँ पे एक्सपोर्ट करें और इंपोर्ट को क्या करें, थोड़ा थोड़ा करें, जो कि जरूरी है। अगर जरूरी नहीं है तो इसको इंपोर्ट को हम लोग ना करें। ठीक है, या तो हम लोग ऐसा करें कि हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स बना ले इसके। उससे फायदा क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं शूज आता है कंपनी का जिसका नाम है एडिडास, ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स। ये हम लोग शूज का कंपैरिजन कर लेते हैं, बाटा कितना डाटा। चलिए, तो अगर मान लेते हैं हम लोग बाटा को प्रेफर करते हैं तो हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज भी ग्रोथ करेंगी और हमारे यहाँ का पैसा हमारे यहाँ पे ही रहेगा, और हमारे यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज है उसकी क्या हो सकती है, यहाँ पे फिर ग्रोथ भी पॉसिबल हो सकती है। बट अगर ये वाला करेंगे तो हम लोगों को पैसा देना पड़ेगा यूरो में, और हमारी कंट्री का पैसा दूसरी कंट्री में जाएगा, वो लोग अमीर बन जाएंगे। तो इससे क्या करना है भाई, हम लोगों को अब बचना है। ओके, तो ये बोलते हैं कि ये जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगाया था इसको थोड़ा सा बंद किया जाए। हम लोग एक्सपोर्ट भी ज्यादा नहीं कर सकते थे और इंपोर्ट भी ज्यादा नहीं। जो चीजों की जरूरत है उसको तो हम लोग मंगाएंगे ही, नहीं तो हमारा काम कैसे चलेगा। ओके, नंबर 2 बोलता है रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। ठीक है, अब एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव किया जाए। बहुत सारी कंट्री से हम लोगों को जब ट्रेड करना होता था तो हम लोगों को बहुत ज्यादा क्या देनी पड़ती थी, ड्यूटीज देनी पड़ती थी। अगर ड्यूटीज ज्यादा देंगे तो प्रोडक्ट महंगा जाएगा, जब प्रोडक्ट महंगा जाएगा तो फिर हमारे पास भी पैसा कम आएगा। क्यों? क्योंकि वहां के लोकल इंडस्ट्रीज भी तो उस लेवल पे काम कर रही होगी। ओके, तो पैसा कमाने के लिए हम लोगों का सामान वहां जाके बिकना चाहिए, बट थोड़ा सस्ता, थोड़ा चीपर बिकना चाहिए, नहीं तो काम यहाँ पे नहीं चल पाएगा। और क्या बोलता है,
रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटी, जो भी इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें कम करना ज़रूरी है पैसे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें इंपोर्ट करवाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा और हम लोग फिर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट बोलता है रिलैक्सेशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। तो हम लोगों को काम करने के लिए अगर बाहर से सामान मंगाना है तो इसके लिए हम लोगों को लेना पड़ता था लाइसेंस। अब लाइसेंस गवर्नमेंट देती है और लाइसेंस राज में गवर्नमेंट ने बोला कि हम सबको लाइसेंस नहीं देंगे, तो जो लोग ट्रेड करना भी चाहते तो उन पे क्या लग गया भाई, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लग गया और बैरियर लग गया कि अब हम लोग तो सामान मंगा ही नहीं सकते बाहर से। तो यहाँ की जो इंडस्ट्री थी धीरे 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 करके बंद होना शुरू हो गई, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी बात करी कि जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म था उसकी हम लोगों ने बात करी, ठीक है। चलिए, बट हम लोगों ने जो भी अभी काम किया, लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म की बात करी, उस पर हम लोग एक बार दोबारा जाते हैं और एक बार याद करने की कोशिश करते हैं कि इसको एक बार में हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां पे लिबरलाइजेशन लिखता हूं तो इसको याद करने के लिए बोलता हूं कि लिबरलाइजेशन होने के कारण हमारी कंट्री जो है एकदम फिट हो गई। क्या हो गई? फिट हो गई। ध्यान से सुनिएगा, फिट का मतलब क्या है, यहां पे देखिए भाई ध्यान से, यहां पे जो पहला एफ है और यहां का जो पहला एफ है वो हम लोगों ने मैच कर लिया। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की बात करी, फिर मैंने आई उठा लिया, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का उठा लिया, और टी से क्या उठा लिया भैया, टैक्स रिफॉर्म उठा लिया। तो ये तीन रिफॉर्म मुझे पहले फिट में याद हो गए। दूसरा फिट के मैंने कैसे याद किया, तो ये एफ फॉर फॉरेन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट और ये टी फॉर क्या हो गया, यहाँ पे ट्रेड हो गया। तो इस तरीके से लिबरलाइजेशन आने के कारण कंट्री क्या हो गई, फिट हो गई। तो हम लोग को ये रिफॉर्म्स क्या हो गए भाई, एक ही बार में याद हो गए। तो इस तरीके से हम लोग याद करेंगे तो एग्जाम में हमारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड मेन पिलर पे आते हैं, जिसको क्या बोलते हैं भाई, एल और फिर पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन। क्या होता होगा प्राइवेटाइजेशन, तो बाहर जो भी कंपनीज है हमारे कंट्री के बाहर, जिसमें सरकार का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, उन कंट्री को हम लोग अगर वेलकम करते हैं, हमारी कंट्री में भी ऐसी कंपनियां बन जाए जिसमें गवर्नमेंट का बहुत कम रोल रहे, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। और इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। ऐसा नहीं है कि सरकार का रोल खत्म हो जाएगा, सरकार ही परमिशन देगी, सरकार ही लाइसेंस देगी, सब कुछ सरकार करेगी, बट ओनरशिप में जो राइट है वो सारा का सारा किसका रहेगा भाई, किसी इंडिविजुअल का रहेगा या किसी फर्म का रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइवेटाइजेशन। समझते हैं प्राइवेटाइजेशन को। प्राइवेटाइजेशन मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मतलब कि कंपनी में अगर मान लेते हैं 50% से ज्यादा शेयर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के या किसी फर्म के होते हैं, तो उस हम लोग सिस्टम को बोलते हैं प्राइवेटाइज्ड सिस्टम। ओके, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द एंटरप्रेन्योर इन द प्राइवेट सेक्टर। तो इस पर्सन को पूरा का पूरा राइट दे दिया जाए कि भैया आपको जैसा मन कर रहा है आप वैसा काम कर सकते हो। तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पे एक नाम आ रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है भाई, तो जनरली वो पर्सन जो कि कैपेबिलिटी रखता है रिस्क की। अगर रिस्क नहीं लिया तो लाइफ में क्या किया। तो इस पर्सन की एक खासियत होती है कि हर जगह क्या कर सकता है, ये रिस्क ले सकता है। तो यहाँ एंटरप्रेन्योर को ग्रो करने के लिए यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करा गया। कहाँ पे, इंडिया में। कब, लिबरलाइजेशन के बाद। क्योंकि रूल अगर आपने इजी नहीं बनाए तो फिर ये कंपनियों को बुलाओगे मगर स्ट्रिक्ट रूल रखोगे तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। ओके, टू वेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, दो तरीके हैं प्राइवेटाइजेशन के। पहला, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। या तो क्या हो जाए, पूरी तरीके से जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाए, या तो क्या हो जाए, मैनेजमेंट जो है वो 100% ट्रांसफर हो जाए किसी पर्सन के नाम पे या तो किसी फर्म के नाम पे। ओके, नंबर 2 बोलता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब बहुत सारी सरकारी कंपनियां थी जो परफॉर्म नहीं कर पाई, जिनको हम लोग जनरली क्या बोलते थे, सिक इंडस्ट्रीज। तो ये सिक इंडस्ट्रीज को हटा के बोला गया कि ठीक है भाई आप लोग इसमें पैसा लगा सकते हैं और इस कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। इस सिस्टम को हम लोग कहते थे यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट। तो किसी कंपनी का कुछ पार्ट निकाल के किसी और पर्सन को दे देना, फर्म को दे देना, दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर ने एंट्री करी और पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां बंद होने की कगार पे थी उसको क्या कर दिया, एकदम पीक पे ले आए, पिनाकल पे ले आए। ओके,
PSU by selling off part of the equity of PSU to the public. This process is known as disinvestment. जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते ये पब्लिक सेक्टर का पूरा सिस्टम है, बट मान लेते ये सही से काम नहीं कर पा रहा, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका इतना पार्ट निकाल के क्या करेंगे, किसी को बेच देंगे। ये सिस्टम क्या कहलाएगा, यहाँ पे क्या कहलाएगा भाई, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ओके, तो हम लोग प्राइवेटाइजेशन में एंट्री कर चुके हैं, तो हम लोग को समझ में आ गया है कि प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। अब हम लोग आते हैं थर्ड पिलर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, ग्लोबल तो पता है हमें, पूरे ग्लोब मतलब पूरी कंट्री की बात हो रही है। अब ये ग्लोबलाइजेशन क्या होगा, तो अब हम लोग जितनी भी कंट्रियां हैं उन सबको अपना दोस्त मान लें। ट्रेड के लिए दोस्त बनाना, उससे फायदा क्या होगा, उससे उनकी जो चीजें हैं वो हम लोग शेयर कर सकते हैं और हमारी जो चीजें हैं वो लोग शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में अच्छा प्रोडक्शन होता है जूट का, बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है कॉटन का। ओके, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग कतर से बोलते हैं कि भैया आप भी हमें कुछ सामान दे दीजिए, वो बोलता है हमारे पास एक चीज है भाई, सामान में क्या है, क्रूड ऑयल। तो वो हमें क्या दे रहा है भाई, क्रूड ऑयल दे रहा है, और हम लोग क्या दे रहे हैं उसको, जूट और कॉटन दे रहे हैं। तो दोस्ती तो हो गई हमारी, क्यों, क्योंकि सामान का क्या कर लिया हम लोगों ने, एक्सचेंज कर लिया। धीरे धीरे कस्टम्स भी एक्सचेंज होंगे, बहुत सारे हमारे क्या होंगे, इसमें फायदे होंगे। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करना। तो ग्लोबलाइजेशन से हमारे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन के, लिखना क्या है हमें, इट मींस इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग का मतलब जो लोग अलग अलग है उनको क्या करना है भैया, ज्वाइन टुगेदर करना है, एक जगह लाके जोड़ देना है, एक टेबल पे आके बिठा देना है। ओके, नेशनल इकोनॉमी, हमारी कंट्री के जो इकोनॉमी है उसके साथ इंटीग्रेट करना है विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स। मतलब जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स थी उन सब को सॉर्ट आउट किया जाए और दोनों को क्या कर दिया जाए, यहाँ पे जोड़ दिया जाए। मतलब यूएसए भी दोस्त, यूएसएसआर भी हमारा दोस्त, जर्मनी भी दोस्त, फ्रांस भी दोस्त, सारे हमारे दोस्त, तो हमारा दुश्मन कोई भी नहीं। तो हम सबसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। और क्या करना है हम लोगों को, इंटरनेशनल ट्रेड करना है, मतलब हम लोग वर्ल्ड लेवल पे कोई भी सामान को खरीद और बेच सकते हैं। दूसरा यहाँ पे बात कर रहा है कैपिटल मूवमेंट, हम लोग चाहे तो दूसरी कंट्री में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई चाहे तो हमारी कंट्री में भी अब आके प्रॉपर्टी खरीद सकता है। इसी को तो बोलते हैं दोस्ती की सेक्रीफाइस इज मस्ट। अगर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो दोस्ती अच्छी नहीं चल पाएगी, है ना। चलिए, तो क्या मेन पॉइंट है इसके, इट इज द आउटकम ऑफ पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। मतलब लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को मैं ऐड कर देता हूं तो क्या बन जाता है भाई, ग्लोबलाइजेशन बन जाता है यहाँ पे। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब हम लोगों ने क्या क्या कि वो जो वर्ल्ड इकोनॉमी है और उसको हम लोग जोड़ ले, इंटीग्रेट कर ले, हमारी कंट्री का भी उतना ही फायदा होना चाहिए। अब हम लोग एक डेवलपिंग है, डेवलप बनना है तो डेवलप के साथ बैठना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा कि उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, क्यों वो कंट्री जो है वो डेवलप कंट्री, और आज भी हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री ही बने हुए हैं। तो उनकी स्ट्रैटेजी समझने के लिए हम लोगों को उनसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोस्ती तो करना पड़ेगा। तो ग्लोबलाइजेशन को हम लोग समझ चुके हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में हमारे फायदे क्या क्या होते हैं। ठीक है, it is an outcome of the set of various policies that aim to transform the world towards greater interdependence and integration। दो वर्ड याद रखने हैं, एक तो इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब हो गया यूएसए हम पे थोड़ा बहुत डिपेंडेंट हो जाए और हम थोड़ा बहुत यूएसए पे डिपेंडेंट हो जाए, तो उससे फायदा क्या होगा, दोस्ती बनी रहेगी। जैसे हम लोगों ने उनको 1 किलो जूट दे दिया, उनसे बोला कि भैया ये वाला जो कॉर्न है वो हम लोगों को दे दो, अमेरिकन कॉर्न हम लोगों को दे दो, तो इस तरीके से ट्रेड चलता रहेगा। ठीक है, और क्या होना चाहिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन होना चाहिए, मतलब हम लोग दूसरों को क्या कर सके, जोड़ सके। अगर जोड़ नहीं पाएंगे तो तोड़ना तो बहुत आसान है एक दूसरे को,
बट हमें क्या बात करनी है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ जोड़ने की बात करनी है, तोड़ने की बात नहीं करनी है। और ग्लोबलाइजेशन का मेनली जो एम है वो क्या है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड। बॉर्डरलेस वर्ल्ड मतलब ये सारा जो वर्ल्ड है वो एक है, इनके बीच में कोई भी अमेरिका, कोई भी यूएसए, कोई भी यूएसएसआर, इस तरीके की कोई भी अलग अलग कंट्री नहीं है, सब क्या है यहाँ पे एक है, मतलब हम लोगों के बीच में कोई भी बॉर्डर नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होने के बाद हमारे यहाँ क्या क्या इंपैक्ट पड़े, क्या क्या यहाँ पे चेंजेस होते हैं। ओके, चेंजेस मेड बाय द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और सबसे ज्यादा असर तो हम पे ही पड़ेगा ना इस चेंज का। ओके, नंबर 1 द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई, तो थोड़ा सा हमें डेट्स तो याद करनी पड़ेगी भाई, कब आई, तो जुलाई 1991 में आई। ओके, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ हाई टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी क्या करती है भाई, हमारा समय बहुत ज़्यादा बचाती है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम लोग बहुत दूर तक के जाएंगे तो हमारा पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा, समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। बट टेक्नोलॉजी हो गई तो हमारा समय भी कम लगेगा और हमारा पैसा भी बहुत कम लगेगा। एंड हाई इन्वेस्टमेंट फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 51% ऑफ फॉरेन इक्विटी। और ये क्या बोल रहा है कि बाहर के लोग अब हमारे एफडीआई कर सकते हैं, कितना परसेंट, लगभग भाई 51%। बट ये तो समझे हम लोग कि ये एफडीआई होता क्या है भाई। एफडीआई का मतलब होता है बाहर का कोई भी पर्सन हमारी कंट्री में अगर पैसा लगाना चाहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एफडीआई। तो किसी भी कंपनी के बेसिक स्ट्रक्चर में बाहर की कंट्री जब पैसा लगाती है दैट इज नोन एज एफडीआई। ओके, इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, अगर टेक्नोलॉजी लाएंगे बाहर से तो हमें एग्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि हमने पैसा दे दिया और उससे कोई सर्विसेज ही नहीं ले रहे। ओके, ऑटोमेटिक परमिशन इज प्रोवाइडेड इन हाई प्रायोरिटीज इंडस्ट्रीज अप टू सम ऑफ 1 करोड़। मतलब उस पर्सन को बार बार नहीं आना पड़ेगा, उसको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, उसको कम से कम 1 करोड़ तक की परमिशन तो ऑटोमेटिकली हम लोग दे देंगे, वो आए और यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले। हाँ, उसके ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत हम लोगों को परमिशन की बात करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर फ्रीडम दे दी तो वही होगा जो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ किया था पहले। बट हम लोग अब ऐसा नहीं करने वाले, ना किसी को ऐसा करने का मौका देने वाले हैं। ओके, आगे बोलता है फॉर इंटरनेशनल एडजस्टमेंट ऑफ इंडियन करेंसी रुपीज वाज डिवैल्यूड इन जुलाई 1991 बाय नियरली 20%। तो हमारी करेंसी की उस समय पे जो भी वैल्यू थी उसका 20% लगभग क्या कर दिया हम लोगों ने, कम कर दिया, क्योंकि हमारे पास पैसे चुकाने के लिए थे ही नहीं और हम पे ऑलरेडी लोन ज्यादा हो गया था, 7 बिलियन लगभग का हम पे लोन हो गया था। तो इसके लिए हमारी करेंसी की पहली बार डिवैल्यूएशन होती है, जो कि लगभग कितना होता है, 20% होता है। अगर हम लोग माने तो 1 रुपए का लगभग 20% अगर डिवैल्यूएशन होता है तो जो हमारी करेंसी की वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है भाई, 80 पैसा बचती है ना। चलिए, तो यहां तक के हमें समझ में आ गया कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके आने के कारण हमारे क्या क्या चेंजेस हुए और क्या क्या चेंजेस हम लोगों को पढ़ने हैं। टू इंटीग्रेट इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, द यूनियन बजट 92 एंड 93। तो जो हमारा यूनियन बजट था 92 और 93 का, उसमें बोला मेड इंडियन रुपीज पार्शियली कन्वर्टेबल। पार्शियल कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है भाई, थोड़ा बहुत कन्वर्ट करना है, ठीक है। फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी एंड वाइस वर्सा फॉर रेस्ट्रिक्टेड पर्पसेस। पहले हम लोग अपनी करेंसी को क्या नहीं कर सकते थे, किसी से एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। बट जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया भाई, ट्रेड बढ़ने लग गए, तो जाहिर सी बात है हमें भी तो फॉरेन कंट्रीज की करेंसी चाहिए, उसके बिना कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे बोला गया कि आप पार्शियली कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी कंट्री की करेंसी को अपनी करेंसी के साथ। क्या बोलता है इसको, पार्शियली कन्वर्टेबल। ओके, पॉइंट 5 क्या बोलता है, अ न्यू 5-year इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। मतलब इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी बनाई गई। कब बनाई गई भाई, 92 और 93 में बनाई गई। वॉज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश द फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। तो सरकार ने अब नई पॉलिसी बनाई, उन्होंने बोला कि भैया पुरानी पॉलिसी पे यहाँ पे काम नहीं चल पाएगा और यहाँ पे नई पॉलिसी के थ्रू ही क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े जो कि ग्लोबलाइजेशन ऑप्ट करने के बाद यहाँ पे चेंज हुआ। तो अब ग्लोबलाइजेशन आने से कंट्री का क्या फायदा हुआ,
या तो नुकसान हुआ। अब हम लोग उसकी बात करेंगे। तो फायदे की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। पॉजिटिव ट्रेड्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, ग्रेटर एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट। बहुत सारी चीजें तो हम लोगों को पता ही नहीं थी कि मेट्रो ट्रेन भी होती है, ऐसा कुछ नहीं पता था, बट ग्लोबलाइजेशन होने के बाद हमें पता चला अच्छा मेट्रो भी होती है, फाइटर प्लेन कुछ इस तरीके से काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को अब समझ में आने लग गई, किसके हेल्प से? ग्लोबलाइजेशन के हेल्प से। दूसरा, एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब हम लोग ये समझ में आ गया कि जो टेक्नोलॉजी है हम लोग यूज कर रहे हैं वो बहुत पुरानी है, इसको क्या करना पड़ेगा? अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो हम तो लोगों से बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे भाई। आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा। ओके, फिर क्या बोलता है? बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द इंटरनेशनल एरेना। अब क्या करना पड़ेगा? जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है उन सबको एक बड़ा रोल प्लान करना पड़ेगा, तब जाके तो डेवलप कंट्री के बराबर बैठ के आप बात कर पाओगे, उनसे ट्रेड कर पाओगे। तो ये सारी चीजें क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी थी। ये सारी चीजें हमारी कहलाती है पॉजिटिव ट्रेड्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अब हर चीज में पॉजिटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर की जो भी कंट्रियां है, जिसको हम लोग फॉरेन कंट्रीज कहते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि भाई उनका एक ही पर्पस हो, प्रॉफिट अर्निंग। हो सकता है वो कब्जे करने का भी सोच रही हो, गलत तरीका भी हो सकता है, कुछ ऐसे गुड्स दे दे जिसके कारण हमारी कंट्री का क्या हो जाए, बहुत बड़ा लॉस हो जाए। तो ये सब चीजें भी क्या करना है हम लोग को याद रखना। तो ग्लोबलाइजेशन आने के बाद पॉजिटिव इंपैक्ट तो पड़ा ही पड़ा, बट हम लोग ये भी तो बात कर रहे कि कुछ नेगेटिव तो नहीं हुआ। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके कारण हमारे ऊपर क्या नेगेटिव ट्रेड्स या क्या उसके नेगेटिव असर पड़े। पहला, बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्योर मोर टू डेवलप्ड कंट्रीज। अब जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस था उसमें सबसे ज्यादा फायदा हो गया डेवलप कंट्री का, और हमारी जो कंट्री है वो कौन सी है? एक डेवलपिंग कंट्री है। तो भाई ये तो बनेगा ही नहीं ना काम। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो तो उनके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं जो कंट्री क्या है, ऑलरेडी डेवलप्ड है। ओके, आगे बोलता है आर एबल टू एक्सपांड देयर मार्केट्स इन द अदर कंट्रीज। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा है, तो उनको सर्वाइव करने में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मगर डेवलपिंग के साथ तो हमेशा क्या रहेगी? प्रॉब्लम ही रहेगी। ओके, तो ये पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्री थी उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी गई, और जो डेवलपिंग कंट्री थी उनको प्रायोरिटी कम दी गई। किसमें? ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। ग्लोबलाइजेशन कंप्राइजेस द वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज। अब पुअर कंट्रीज को टारगेट तो कर लिया गया, मगर पुअर कंट्रीज का यहाँ कोई फायदा यहाँ पे नहीं हुआ, और ये पुअर कंट्री को ही तो टारगेट करना था। क्यों? क्योंकि जो अमीर कंट्री थी उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम किसके साथ है? पुअर कंट्री के साथ। और पुअर कंट्री अगर नहीं अपलिफ्ट हो पाई तो इस ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या? एक अमीर दोस्त, एक गरीब दोस्त, दोनों कभी भी एक साथ नहीं बैठ पाएंगे। दोस्त तो है मगर बैठ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मैच यहाँ पे नहीं करता है। इसीलिए कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का ये नेगेटिव पॉइंट निकल के आ गया यहाँ पे। ओके, पॉइंट नंबर 3 बोलता है मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग नेशंस एंड पीपल। धीरे धीरे करके ये जो मार्केट था, अब ये मार्केट अपन लोगों ने समझा कि मार्केट का मतलब होता है जहां पे लोग फ्रीली कोई भी चीज खरीद सकते हैं या कोई भी चीज क्या कर सकते हैं, यहां पे बेच सकते हैं। ऐसी जगह को हम लोग कहते हैं मार्केट। बट यहां तो ये हो रहा है कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हो रही है, तो अलग अलग नेशंस में अलग अलग पीपल एक दूसरे को इंफीरियर तरीके से देखने लग गए थे। ये ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत ज्यादा क्या करता है, लोगों की मेंटालिटी पे क्या करता है, इंपैक्ट करता है। तो इंडियंस को तो उन लोगों ने मान लिया कि ये तो सारे के सारे क्या हैं, पुअर हैं, तो हम लोग अगर चेयर लगाएंगे तो इंडियंस के लिए चेयर नहीं लगाएंगे, बोलेंगे आओ इधर नीचे बैठ जाओ। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। तो ग्लोबलाइजेशन में ये जो डिस्क्रिमिनेशन था रिच और पुअर के बीच में, ये भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो ये सारे के सारे क्या बन गए, हमारे नेगेटिव पॉइंट्स बन गए। ओके, अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? जब हम लोग कोई भी काम खुद नहीं कर पा रहे और वो काम करने में केपेबल तो है, बट हमारे पास हो सकता है टाइम नहीं हो,
ठीक है, जैसे मान लेते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करना है, अब सेलिब्रेट तो करना है ठीक है, बट 200 लोगों को बुला लिया, खाना बनाना आता नहीं है, कैसे करोगे काम? तो इस काम को आप किसी और को दे दोगे ताकि वो उसको कम समय में करके दे दे और अपनी आप पार्टी एंजॉय कर लो। तो ऐसे काम जो बाहर वाले को दे दिए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आउटसोर्सिंग। क्या होता है आउटसोर्सिंग समझते हैं? इट रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू अ थर्ड पार्टी, किसी और को दे देना काम, ये कहलाता है यहाँ पे क्या? आउटसोर्सिंग। और उस पार्टी को क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे? थर्ड पार्टी। विच वर अर्लियर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन, पहले हम लोग खुद करते थे बट हमारे ऊपर काम का लोड इतना पड़ गया कि अब हम लोग वो काम नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? किसी और को यहाँ पे काम वो दे रहे हैं। ओके, अब इसमें क्या क्या होता है, फायदे क्या होते हैं? ग्रोथ ऑफ फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली द ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में क्योंकि सारे काम वो अकेला नहीं कर सकता तो किसी और को ये काम क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग। ओके, आगे बोलता है ये यहाँ पे मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स द टेक्स्ट। अब ये जो टेलीकम्युनिकेशन है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, इसमें क्या क्या चीजें कनेक्ट करता है? तो बोलता है टेक्स्ट। अब आप एक दूसरे को टेक्स्ट कर सकते हो, मैसेज डाल दिया, हाँ भैया हो गया, ठीक है, ये वाली कॉपी बना ली, ये वाली कॉपी चेक हो गई, हाँ, मतलब ये टेक्स्ट पे बात हो गई। अब वॉइस पे भी आप लोग बात कर सकते हैं, विजुअल डाटा ट्रांसमिटेड कर सकते हैं रियल टाइम में ओवर कॉन्टिनेंट एंड नेशनल बाउंड्रीज, मतलब बैठे बैठे आप यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में क्या कर सकते हो? बात कर सकते हो और टाइम भी आपका वेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ सब जगह पे हम लोग ने समझ लिया कि आउटसोर्सिंग का मतलब बाहर वालों को काम दे देना जब हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते और हमारे पास समय भी नहीं है। तो इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे आउटसोर्सिंग बोलते हैं। तो हम लोग आउटसोर्सिंग में यहां तक के तो समझ चुके हैं कि काम हम लोग तो नहीं कर रहे हैं मगर दूसरों से करवा रहे हैं और काम बढ़िया चल रहा है क्योंकि हमें रिजल्ट भी तो दिख रहा है। आउटसोर्सिंग में और क्या बात करते हैं हम लोग इंडिया की कि इंडिया जो है एक फेवरेबल डेस्टिनेशन बन चुका है। क्यों बन चुका है? ध्यान से सुनिएगा। हमारी एक तो पॉपुलेशन ज्यादा हो चुकी है, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग बात करें तो लगभग 136 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी है भैया, सबसे बड़ा टेंशन तो ये है। बट अगर इसी 136 करोड़ को सही जगह लगा दिया जाएगा तो वर्ल्ड में हमें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए इंडिया हैज बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग। ये बात तो समझ में आ चुकी होगी हम लोगों को। ओके, इंडिया हैज बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग फॉर मोस्ट ऑफ द एमएनसीज बिकॉज ऑफ लो रेट्स एंड अवेलेबिलिटी। भाई पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब हमारे पास क्या सबसे ज्यादा है भाई? तो हमारे पास सबसे ज्यादा है लेबर फोर्स। जब लेबर फोर्स ज्यादा होगा, ध्यान से समझिएगा, लेबर फोर्स अगर ज्यादा होगी तो हम लोगों को जो मैकेनाइज्ड सिस्टम है उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मशीन की जरूरत वहां होती है जहां पे जो पॉपुलेशन है उस एरिया की कम होती है। यहां पे समझ में आ गया? ओके, हमारे यहाँ पॉपुलेशन अच्छी खासी, लेबर फोर्स अच्छा खासा है, मतलब कि यहां पे लो वेजेस में भी काम हो सकता है, काम करवाया जा सकता है। तो ऐसे ही हम लोग बात करें तो बाहर की कंट्री जो कि आईटी सेक्टर की है, आईटी कंपनीज है, वो इंडिया में अपने प्रोजेक्ट देती है, सस्ते दामों पे करवा लेती है और ये यहाँ पे वापस अपनी कंट्री में बुला लेती है। फॉर एग्जांपल यूएसए ने प्रोजेक्ट दिया था इंडिया को, मान लेते हैं कि यहाँ लेबर से काम करवा लिया उस पर 20,000 रुपीज में, बट वहां पे ये चीज कितने की बिक रही है भाई? 1 लाख रुपए की बिक रही है। इससे फायदा क्या? हमारा भी फायदा, हमें तो एम्प्लॉयमेंट मिल गया, बट उनका काम तो बहुत ही सस्ते में हो गया भाई। तो इसीलिए इंडिया को अब फेवरेबल या बहुत ज्यादा अच्छी डेस्टिनेशन माना जा रहा है, काय के लिए? आउटसोर्सिंग के लिए। तो ऐसा ही एक हमारे यहाँ सिस्टम चलता है जिसको बोलते हैं हम लोग बीपीओ, विच इज नोन एज बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। अब बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग को बहुत अच्छे इजी एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका नाम है एयरसेल। एयरसेल फॉर एग्जांपल सिम बना के बेचती है और नेटवर्क देने का काम करती है। सिम स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, ये सिम बना के बेचती है। बट अब यहां पे इनको चाहिए कस्टमर केयर। एयरसेल में ये काम करने के लिए कोई भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? मान लेते हैं FXT नाम की कंपनी है, मान लेते हैं फ्यूचर नेक्स्ट मान लेते हैं इस कंपनी को। तो ये जो फ्यूचर नेक्स्ट कंपनी है वहां पे इन लोगों ने काम दे दिया भाई,
और क्या बोला, आप काम करिए। चलिए ध्यान सुनिएगा, मान लेते हैं कि एयरसेल में किसी सब्सक्राइबर ने उसको 100 रुपीज दिए, मान लेते हैं 100 रुपीज दे दिए भाई, दे दिए, ओके। अब ये कस्टमर केयर के लिए यहाँ पे ये 20 रुपीज इसको दे देता, तो एयरसेल को ये काम मिल गया भैया 80 में, और 20 रुपए इसको दे दिया। अब ऐसे ही जब ये काम खुद नहीं कर पा रही है एयरसेल, तभी तो ये काम इसको दिया एफएक्सटी को। ये सारा सिस्टम कहलाता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ओके। इसी तरीके से एक सिस्टम और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने i14 ले लिया, कोई i14 करके फोन है, ओके, बट मान लेते हैं उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। अब ये टेक्निकल इश्यू आ गए भाई इसमें, अब भाई मैं तो सही नहीं कर सकता, बट मैंने कॉल लगाया कहाँ पे, कस्टमर केयर में, तो उनने कहा मे आई हेल्प यू। मैंने कहा भैया हेल्प कर दो, क्योंकि हमारा फोन तो नहीं चल रहा, फोटो भी ढंग से नहीं आ रही, शक्ल अच्छी नहीं है तो कहाँ से आएगी फोटो, है ना भाई, कैमरे क्या क्या दोष, भाई शक्ल ही ऐसी बनाई है, ओके। तो यहाँ पे भाई इनकी फोटो अच्छी नहीं आ रही है, तो इन्हें फोन लगा दिया कस्टमर केयर में, ठीक है भाई, मान लिया कस्टमर केयर में फोन लग गया। अब ये बोलते हैं कि सर आप नंबर 1 ये करिए, नंबर 2 ये करिए, नंबर 3 ये करिए, नंबर 4 ये करिए। भाई यूएसए में बैठे बैठे बंदा क्या कर रहे हैं, आपको नॉलेज दे रहे हैं कि आप अपने फोन को किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो ये हम लोगों ने बात करी इकाई की कि आउटसोर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, बीपीओ क्या होता है और केपीओ क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ भाई, ऐसे थोड़ी ना किसी से भी ट्रेड कर लिया, सामान लिया और वो बंदा गायब, अब क्या करोगे। तो इसके लिए वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बट ये WTO तो एक अपग्रेडेड वर्जन है, बट इसके पहले क्या हुआ करता था, तो इसके पहले इसको बोला जाता था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है, इसको बनाया गया, मगर इसमें काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्लेक्सिबल थे। बट 1995 तक के देखा गया कि नहीं भाई, ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम लोगों को रूल्स को क्या करना पड़ेगा भैया, बहुत स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। देखो हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में जो दोस्ती हुई है, दोस्ती क्या हो जाएगी भाई, खराब हो जाएगी। तो दोस्ती को सही करने के लिए क्या करे भाई, तो जनरल रूल्स बना ले भाई, दोनों समय पे जाएंगे, समय पे आएंगे, तो ऐसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी रहेगी, बनी रहेगी, ठीक है ना। तो इसी के लिए GATT को अपग्रेड करके बना दिया गया क्या, WTO। और इस समय देखा गया कि मेंबर कंट्रीज भी कम थी, क्योंकि स्टार्टिंग हुई थी, डर भी था लोगों को, ऐसा नहीं हो कि दूसरे देश हमें गुलाम बना ले, और ये बढ़ के कितनी हो जाती, लगभग 164। तो हम लोगों को ये ट्रेड को कंट्रोल करने वाली जो एक इंस्टीट्यूशन है GATT और WTO, इसके बारे में हम लोगों को अब पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। GATT एस्टेब्लिश इन 1948, तो पहला इंस्टीट्यूशन जो ट्रेड के लिए बनाया गया वर्ल्ड लेवल पे, उसका नाम था GATT। कितनी कंट्रीज के साथ स्टार्ट हुआ भाई, 23 कंट्रीज के साथ स्टार्ट हुआ। क्या बोलता है, GATT वॉज सेटअप टू एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर का मतलब क्या होता है, संभालना, जो भी चीजें हो रही है उसको प्रॉपरली मैनेज करना कहलाता है, क्या है, एडमिनिस्टर, ठीक है। ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब हर एक लेवल के जो भी ट्रेड हो रहे थे उन सब की यहाँ पे बात हो रही है भाई, छोटा बड़ा एक चीज भी लेना देना है तो वो भी GATT के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही चलेगी यहाँ पे, ओके। बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जो भी आप मल्टीलेटरल ट्रेड कर रहे हैं, जो भी छोटा मोटा भी सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन और इसके अपग्रेडेशन के लिए जो इंस्टीट्यूशन काम कर रहा था वो था GATT, ओके। फिर बात करते हैं हम लोग WTO की, कब फाउंड हुआ, 1995 में फाउंड हुआ एज अ सक्सेसर ऑफ GATT, ओके। ये ऑर्गेनाइजेशन गैट को हटा के बनाया गया। अब WTO क्या बोलता है, WTO एग्रीमेंट कवर्स ट्रेड इन गुड्स। अब देखिए भाई, गुड्स का मतलब क्या होता है,
तो गुड्स का मतलब ये भी गुड्स है, ये जो मैं पेन पकड़ा हूं स्टाइलस जो है ये भी अपने आप में गुड्स है। देखिए ये गुड्स अपने आप में एक फिजिकल स्ट्रक्चर रखता है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसको मैं सेल परचेज कर सकता हूं। तो गुड्स की हमेशा ये तीन क्वालिटीज होंगी। तो जो गैट था उसमें गुड्स की बात तो थी बट सर्विसेज की बात नहीं थी, और डब्ल्यूटीओ ने इसी को क्या कर लिया बेटा, इंक्लूड कर लिया। ओके, एज वेल एज सर्विसेज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब अब गुड्स भी और सर्विसेज भी इन सब का कॉम्बिनेशन रहेगा और इसका क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। और क्या बोलता है डब्ल्यूटीओ, कितने मेंबर कंट्रीज को जोड़ लिया इसने, 164। इसके पास कितनी थी भाई, सिर्फ 23 मेंबर कंट्रीज थी, इसके पास कितनी हो गई भाई, 164। देखिए लोग चाहते हैं कि फॉरेन कंट्रीज जो है उनसे ट्रेड करें, क्यों, क्योंकि फॉरेन करेंसी आएगी तो आपका फायदा होगा, आपकी करेंसी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा डाउन नहीं होगी, डिवैल्यूएशन नहीं करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन उस करेंसी का नहीं होगा, है ना। ठीक है, ऑफ डब्ल्यूटीओ एंड ऑल मेंबर्स कंट्रीज टू अबाइड बाय लॉज एंड पॉलिसीज, और इनने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं डब्ल्यूटीओ ने वो सारे के सारे फॉलो करने की बात करी गई, तभी तो दोस्ती बरकरार रहेगी जब हमारे बीच में क्या रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा। तो ये कुछ बात करी हम लोगों ने जीएटीटी की और डब्ल्यूटीओ की, और डब्ल्यूटीओ का हम लोग डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। अब रूल्स जो है वो फेयर ग्लोबल रूल्स बनेंगे, जो भी रूल्स बनेंगे वो किस लेवल पे बनेंगे भाई, ग्लोबल लेवल पे, मतलब मीटिंग्स होगी। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इंटरनेशनल ग्रुप्स बनाएंगे, जैसे मान लेते G20 G8, ठीक है। तो ये सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये यही तो काम कर रहे हैं कि भाई सामान लेन देन करेंगे मगर रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे ये रहेंगे। ओके, आगे बोलता है रेगुलेशन एंड एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, और ये चाहते हैं कि वर्ल्ड में सारी कंट्री क्या हो, डेवलप हो। अगर सारी कंट्री डेवलप नहीं होंगी तो क्या होगा, हम लोग बात कर चुके, एक गरीब और अमीर अगर दोस्त बन गया तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा, मेंटालिटी का भी कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया हैज टेकन रीजनेबल स्टेप्स टू लिबरलाइज ट्रेड बाय रिमूविंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड रिड्यूसिंग टैरिफ रेट्स। अब इंडिया ने क्या फायदा उठाया डब्ल्यूटीओ का, कि इसने यहां पे बोला कि हम लोग क्वांटिटेटिव जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसको हम लोग रिमूव करवाना चाहते हैं, मतलब बाहर से जो भी सामान आ रहा है उसके लिए हम लोगों को क्या लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस को जो भी लगा के रखे हुए हैं उनको हटाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हम लोग सामान नहीं मंगवा पाएंगे और हमारा सामान भी तो यहां से नहीं जा पाएगा। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भैया, टैरिफ्स में कमी करना पड़ेगा, और जो इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी उसको भी क्या करवाना पड़ेगा, यहां पे कम करवाना पड़ेगा, अदरवाइज काम यहां पे नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें किस में होने लग गई थी भाई, डब्ल्यूटीओ में होने लग गई थी। अब हम लोग बेसिकली फंक्शंस की बात करते हैं। अब ये फंक्शंस क्या होते हैं, देखिए जैसे हमारी बॉडी का फंक्शन है, पूरे के पूरे वेन्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर वो ऑर्गन्स पे काम करती है। अगर वेन्स कहीं पे ऊपर नीचे अप डाउन कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। इसी तरीके से डब्ल्यूटीओ का काम क्या है, फंक्शन क्या है, इसकी हम लोग बात करते हैं। तो फंक्शन पहला बोलता है टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड किस लेवल पे करना है, इंटरनेशनल लेवल पे करना, और बिल्कुल फेयरली करना है, सबको ट्रांसपेरेंटली दिखना चाहिए कि दो कंट्री मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इजराइल और इंडिया, इसको मान लेते हैं इजराइल और इंडिया डबल आई, ये अगर ट्रेड कर रही है तो इनके ट्रेड में इतनी ट्रांसपेरेंसी रहे कि इनको कभी भी किसी भी तरीके की लड़ाई ना करनी पड़े। ओके, दूसरा रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइम, हमेशा क्या होने चाहिए, जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं उसके लिए रूल्स होने चाहिए, बिना रूल्स के लिए यहां पे कोई भी काम नहीं होगा। एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, कितना बढ़ा सकते हैं उतना वहां पे बढ़ाए। ओके, एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज भी करे। अभी तक के बात कर रहे थे गुड्स की, अब हम लोग बात करते हैं सर्विसेज की। मतलब जैसे अभी हम लोगों ने समझा था बीपीओ केपीओ, ये सारी सर्विसेज ही तो है। वहां बैठे बैठे आपके पूरे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी गैजेट्स है, उसको ये सही करने का काम कर रहे, विद इन अ सेकंड आपके पास सोल्यूशन आ जा रहा। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो और आपको उस पर कुछ खर्चा भी तो नहीं करना पड़ रहा है भाई, आप बच भी तो गए यहाँ पे। ओके, आगे क्या बोलता है, टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जो भी चीजें आपके पास है उसी में से बेस्ट यूटिलाइजेशन करे।
ये बहुत ज्यादा जरूरी। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आपने बहुत ज्यादा सुना होगा यहाँ पे, अगर ये नहीं करते हैं आप तो आपको फायदा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेस्ट तो वेस्ट ही रहेगा, मगर उसमें से बेस्ट बनाना भी तो आना चाहिए। देखो भैया, हारने के 100 बहाने होंगे, जीतने का एक भी बहाना नहीं। नो एक्सक्यूजेस, विनर्स कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं देते, ठीक है। संघर्ष करते रहो, आपको जीत और कामयाबी जरूर मिलेगी। तो यही बोल रहा है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जो भी रॉ मटेरियल है उसका कुछ ना कुछ अच्छा बना के क्या करो, आप बेचो। चाइना भी तो यही करता है, जितने भी रॉ मटेरियल जैसे भी मिल जाए उसका कुछ ना कुछ बना के वो आपको देगा ही देगा। अगर नहीं दे रहा मतलब उसकी टेक्नोलॉजी में कमी है, फिर वो दूसरी कंट्री से टेक्नोलॉजी खरीदेगा, फिर वो आपको प्रोडक्ट देगा। तो इंडिया में जो वेस्ट माना जाता है वहां पे वही चाइनीज गुड्स बना के वो बेस्ट बना के फिर इंडिया को वापस दे देते हैं। बताइए, इस तरीके से काम होता है। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका जो एनवायरमेंट है वो सफर नहीं करना चाहिए, ठीक है। इंडिया में भी ऐसे ही बोला गया कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे एनवायरमेंट सफर नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये भाई सजा भी दे सकता है अगर आप पेड़ काट रहे हो, आपकी कंपनी के कारण पोल्यूशन हो रहा है, नुकसान हो रहा है किसी भी तरीके से। तो एनवायरमेंट को क्या करना है, यहाँ पे हमें सेफ लेके चलना है और सिक्योर करना है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट हमारा ही तो है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर हम लोग मान लेते पेड़ों को ही काट देंगे तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा और हम और परेशान हो जाएंगे। तो ये कुछ यहाँ पे फंक्शंस की बात करी हम लोगों ने यहाँ पे WTO की। आगे हम लोग बात करते हैं कि इंडिया को मेंबर बनना चाहिए, बनाया गया कि नहीं बनाया गया, और इंडिया क्या सोचता है WTO का मेंबर बनने के लिए, ठीक है। नंबर 1 बोलता है इंटरनेशनल ट्रेड अमंग डेवलप्ड नेशन। अब ये जो ट्रेड हुए ना WTO में, वो सारे के सारे कौन सी कंट्री कर रही थी? मेनली डेवलप्ड। और हम लोगों ने तो ये भी बात करी कि 1950 से लेके 1990 तक के हमारी स्थिति बहुत खराब थी। हमारे यहाँ चल रहा था लाइसेंस राज। अब लाइसेंस राज में सब कुछ सरकार के हाथ में, प्राइवेट सेक्टर था नहीं, कंपटीशन था नहीं, तो हम और परेशान होते चले गए। तो ये सारी चीजें हो रही थी WTO के आने के बाद भी। बट इंडिया ने बोला कि यहाँ डेवलपिंग नेशंस के लिए तो कुछ है ही नहीं। और क्या बोलता है इंडिया? डेवलपिंग कंट्रीज आर बीइंग चीटेड। क्योंकि हम लोग डेवलपिंग के थे, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था करना कैसे है, कैसे करना है। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थी, हमें ऐसा लगा कि WTO हमारे साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चीटिंग कर रहा है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितनी भी डेवलपिंग कंट्री थी उनको भी यही यहाँ पे लगा। तो इंडिया ने बोला तो कि हम लोग मेंबर बनना चाहिए, बट फुल फ्लैश में वो मेंबर नहीं बन पाया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो LPG पॉलिसीज थी वो अप्रेज की बात करते हैं। अप्रेज का मतलब होता है कि हमारे लिए कितने फायदेमंद रही या वर्ल्ड के लिए कितने फायदेमंद रही। तो हम लोग बात करेंगे एन अप्रेजल ऑफ LPG पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म की। क्या क्या चेंजेस हुए भाई LPG आने के बाद। तो यहाँ LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, आग नहीं लगाना है भाई, यहाँ मार्क्स ला के आग लगाना है, लोगों की बहुत जलाना है, ठीक है। ओके, क्या बोलता है? इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे फायदा क्या हुआ? तो हमारी जो भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बढ़ना शुरू हो गई, बढ़ती गई, कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। ओके, चलिए ओवरऑल GDP ग्रोथ। अब ये GDP क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब एक साल के अंदर हम लोग जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो हमारे रेसिडेंट बनाते हैं फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग GDP। तो एक मार्क्स में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि GDP क्या होता है, ठीक है। इंक्रीज फ्रॉम 5.6% टू 7.6% इन ईयर 1918 टू 2016। देखिए भैया 5%, इसको अप्रॉक्सीमेटली 6% मान लेता हूं, इसको अप्रॉक्सीमेटली 8% मान लेता हूं। तो ये जो ग्रोथ हुई लगभग कितने परसेंट की हुई भाई? 2% की हुई। ये बहुत बड़ी बात है भाई, ग्रोथ तो हो रही है, और क्या चाहिए इंसान को, ठीक है। द ग्रोथ इज मेनली ड्राइवन बाय द ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर। अब ये सर्विस सेक्टर को कौन से सेक्टर का पार्ट मानता हूं? तो मैं मानता हूं टर्शरी सेक्टर का। दो और होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और ये है सर्विस सेक्टर बढ़ने के कारण जो ग्रोथ रेट है वो GDP में कितनी हो गई भाई? यहाँ पे लगभग 8% या 8% से भी ज्यादा। तो ये तो पॉजिटिव है भाई हमारे लिए कि LPG आने से हमारे यहां ग्रोथ रेट बढ़ गई। सेकंड क्या बोलता है? इनफ्लो ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो धीरे धीरे करके दूसरी कंट्रियों ने हमारी कंट्री में पैसा लगाना शुरू कर दिया। आप ध्यान से समझिएगा, हम लोग यहां पे बात करते हैं FDI की, फिर हम लोग बात करेंगे FII की। अब ये क्या होते हैं FDI और FII, ये समझते हैं। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास एक मार्ट है जिसका नाम है बेस्ट प्राइस।
ये इंडिया का है, इसके पास जमीन है और थोड़ी बहुत रिसोर्सेस है। बट अगर हम लोग बात करें, ये यूएसए वाला बंदा है जिसकी कंपनी का नाम मान लेते हैं वॉलमार्ट है, ठीक है। अब इसके पास पैसा नहीं है तो इसने इसको अप्रोच किया कि भैया हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो वॉलमार्ट वाले ने बिल्कुल भाई कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ अपन काम करेंगे। तो यूएसए वाले ने इसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैंड करने के लिए बेस्ट प्राइस में पैसा लगाया। तो यहां पे कंपनी बन गई वॉलमार्ट प्लस बेस्ट प्राइस। तो इसने जब बेसिक स्ट्रक्चर में इसके पैसा लगाया तो ये जो पैसा बाहर से आता है किसी कंपनी के फाउंडेशन को स्टैंड करने में, इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे क्या बोलते हैं भाई बताइए? तो बोलते हैं भाई FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, कंपनी वंपनी सब चालू हो गई भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लेते हैं कि ये कंपनी अभी बस स्टैंड करती है, बट यहाँ पे मटेरियल भी तो बहुत सारा रखना है, इस मटेरियल के लिए फिर पैसा लगा। तो इन लोगों ने बोला कि इस कंपनी में आप पैसा लगाने को तैयार है? हाँ, लोगों ने बोला बिल्कुल तैयार है। तो इस कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगाया उसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। स्टैंड करने के लिए जिसने लगाया उसको बोला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कंपनी चल रही है उसमें जो रोटेशन के लिए या रनिंग के लिए या हम लोग क्या बोल सकते हैं डे टू डे लाइफ के लिए कंपनी के जो पैसा लगा उसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो अपन बेसिक बिल्कुल स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं। तो ये बोलता है इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पे बढ़ा, एफडीआई बढ़ी, ठीक है, एंड एफआईआई बढ़ी। इंक्रीज फ्रॉम अबाउट $100 मिलियन इन 1992-91 एंड 36 बिलियन इन 2015 एंड 16। तो हमारे यहाँ धीरे धीरे करके ये बढ़ता चला गया। मतलब लोगों ने इंडिया में इंटरेस्ट लेना और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। ये एलपीजी के क्या थे भाई यहाँ पे एडवांटेजेस थे। मिलियन से हम लोग पहुंच गए कहां पे? बिलियन पे। और क्या फायदा हुआ? राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारे पास जितना भी फॉरेन कंट्री का पैसा रखा था उससे भी धीरे धीरे करके बढ़ने लग गया। कैसे बढ़ने लग गया भाई? लोगों ने इंटरेस्ट लिया, हमारे पास फॉरेन करेंसी आई और हमारी करेंसी की भी धीरे धीरे करके वैल्यूएशन शुरू हो गई। चलिए ध्यान दीजिएगा, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, लेवल ऑफ $25,186 मिलियन एट द एंड इन मार्च 1995। मतलब उस समय हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कितना था? $25,186 ओनली। बट आगे देखिए, एट द एंड ऑफ मार्च 1995 ये कितना हो गया भाई यहाँ पे? $3962 इन 1980 और 1990, ठीक है। तो अब देखिए धीरे धीरे करके ये बढ़ने लग गया। मतलब लोगों का इंटरेस्ट जैसे ही कंट्रीज में आता है धीरे धीरे करके वो एक्सचेंज करना अपना शुरू कर देते हैं या एक्सचेंज को बढ़ा लेते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं राइज एंड एक्सपोर्ट। दूसरी कंट्रियों ने प्रोडक्ट बनाना चालू करा। क्यों? क्योंकि बैरियर खत्म हो गए और दूसरी कंट्री इंटरेस्ट भी ले रही है यहाँ पे। तो ये बैरियर और ये जो इंटरेस्ट लेना शुरू करा इसके कारण लोगों के बहुत फायदे होने लग गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इनने बढ़ा दिया। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल। तो एक्सपोर्ट भयंकर बढ़ा। किस किस सेक्टर का? देखिए, ऑटो पार्ट्स मतलब जितने भी व्हीकल्स होते हैं उन सब के लिए जो पार्ट्स बनाए जाते हैं वो अलग अलग कंट्रीज में बनाए जाते हैं, उनको मंगवाया जाता है। तो इसमें हो जाता है क्या, उन लोगों का तो एक्सपोर्ट हो जाता है और हमारा क्या हो जाता है? इंपोर्ट हो जाता है। बट कुछ चीज़ें हमारे यहाँ भी तो बनती है, हमारे यहाँ के प्रोडक्ट भी दूसरी कंट्री में जाते हैं। इस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही बढ़ना शुरू हो गया। मगर हमारा फायदा किससे होता है? एक्सपोर्ट से होता है, नॉट बाय इंपोर्ट, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। इसके कारण फायदा क्या हुआ कि बाहर की कंट्री से जब हम लोग अपना मैच करते हैं तो बोलते हैं भाई तुम्हारा प्रोडक्ट तो 100 रुपए का है, हमारा प्रोडक्ट 80 रुपए का है, तो हमारी कंट्री से ज्यादा लोगों को खरीदना चाहिए। ये चीजें समझ में आती। तो जब क्या करते हैं, कंपैरिजंस करते हैं, तो कंपैरिजन में जब हमारे यहाँ का प्रोडक्ट सस्ता लगता है तो लोग हमसे ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके क्या होने लग गया? यहाँ पे कंट्रोल होना शुरू हो गया। द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन रिड्यूस फ्रॉम द पीक 17%। एक साल में 17%। मतलब अगर कोई चीज पहले 100 रुपए की थी तो उसमें 17 रुपए और जोड़ दो तो ये कितना हो गया भाई? 117 रुपए। बट ऐसा लग रहा है कि 17 रुपए क्या होता है, बट अगर एक गरीब को सोचो,
उसके बारे में सोचो कि वो दिन भर में अगर 100 रुपये कमाता और 17 रुपये अगर महंगी हो जाती है चीज़ तो वो तो खरीद ही नहीं पाएगा, उसकी तो अफोर्डेबिलिटी के लिए भी बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटे गरीब तबके लोगों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ये समझना हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो एनुअल इन्फ्लेशन जो 17% तक के जा चुका था वो लगभग कितना आ गया भैया 5.48, अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको 6% मान लेता हूँ, मतलब बहुत कम हो गया भाई। तो महंगाई थोड़ी थोड़ी करके क्या हुई, कम हुई, बट अभी भी लोगों के साथ प्रॉब्लम्स तो है क्योंकि महंगाई अभी भी थोड़ी बहुत बढ़ी हुई है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म करे गए थे लोग उसके फेवर में नहीं थे, उन लोगों ने बोला कि नहीं यार ये वाला काम सही नहीं हुआ। देखो भाई, आप कितना ही अच्छा खाना सर्व कर दो, लोगों को नमक मिर्ची हमेशा कम लगेगी, जब तक कि वो मन से आपके यहां नहीं आया, उसका मन नहीं है तो कुछ ना कुछ खामियां आप में हमेशा निकालेगा। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म तो हुआ और इकोनॉमिक रिफॉर्म में ये 3 वर्ड आए तो बहुत फायदा हुआ, इंडिया का भी बहुत फायदा हुआ, बट हर चीज में नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो हम लोग अब बात करते हैं कि कुछ लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए भी क्या नेगेटिव बात करें। तो यहां बोलता है ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड हो गए, तो जो लोग मैनुअल सिस्टम पे काम करते थे उन लोगों की नौकरी यहाँ पे छिन गई। जैसे बैंक में पहले हाथों से काम होता था, पूरे रजिस्टर मेंटेन होते थे, बट धीरे धीरे करके कंप्यूटर आ गया, ई सिस्टम आ गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया, तो इसके कारण अपग्रेडेशन हुआ। अपग्रेडेशन के कारण वो जो लोग थे जो इसमें कंफर्टेबल थे कि भैया हाथ वाथ वाले काम हम कर सकते हैं मगर लैपटॉप कंप्यूटर वाला काम नहीं कर सकते, तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ गया। ओके, द जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज टू जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। कोशिश तो की गई मगर वो क्या नहीं कर पाया, मैच नहीं कर पाया, जितने लोगों को रोजगार मिलना था उतने लोगों को रोजगार नहीं मिला। तो ये पहला यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है कि अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ी। अब एलपीजी में कहीं पे भी बात नहीं करी गई एग्रीकल्चर की, और एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की अभी भी इकोनॉमी एक एग्रेरियन इकोनॉमी है और 70 to 75% लोग आज भी किस पे बेस्ड है बेटा, एग्रीकल्चर पे या उसके अलाइड सेक्टर पे। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपको चाहिए रॉ मटेरियल तो भैया रॉ मटेरियल के लिए तो आपको एग्रीकल्चर से ही कुछ मिल पाएगा, अदरवाइज तो कुछ नहीं मिल पाएगा। मगर एलपीजी में एग्रीकल्चर के बारे में तो सोचा ही नहीं गया, ये तो ड्रॉबैक हो गया ना भाई बहुत बड़ा। ओके, तो क्या बोलता है, निग्लेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी निग्लेक्टेड द एग्रीकल्चरल सेक्टर एज कंपेयर टू इंडस्ट्रीज। ध्यान से समझिए भाई, एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया। बताओ भाई, खाना अगर आप नहीं उगाओगे तो खाओगे क्या, सॉफ्टवेयर थोड़ी ना खा लोगे, आप कुछ कर तो सकते नहीं है। तो इनको बोला गया भैया एग्रीकल्चर पे भी थोड़ा ध्यान दो, बट लोगों ने कहा एग्रीकल्चर पे एलपीजी में ध्यान नहीं दिया गया है या इसको इग्नोर किया गया है। निग्लेक्टेड द एग्रीकल्चरल सेक्टर एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या करा आपने, एलपीजी में इग्नोर कर दिया। ट्रेड एंड सर्विसेज सेक्टर को भी बढ़ा दिया बट एग्रीकल्चर को नहीं बढ़ाया। रिडक्शन ऑफ द पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है समझते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स इरिगेशन। अब क्या क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं, वो बेसिक सारी चीजें जो किसी भी कंट्री के लिए या किसी घर के लिए ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे किसी रूम को क्लासरूम बनाना है तो डेस्क, बेंचेस, बोर्ड, टीचर, पोडियम, ये सारी चीजें चाहिए, तब जाके वो रूम जो है किस में कन्वर्ट हो पाएगा, क्लासरूम में कन्वर्ट हो पाएगा, अदरवाइज तो ये होगा ही नहीं भाई, इसको तो हम लोग अभी भी रूम बोलेंगे। तो ऐसे ही होम और हाउस में भी अंतर है, ठीक है। ओके, तो यहां पे बोलता है कि जो इन्वेस्टमेंट है किसमें, एग्रीकल्चर में, वो इन्वेस्टमेंट उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए, जो कि सबसे पहला था इरिगेशन। मतलब देखिए, राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप। अब राबी में तो दिक्कत नहीं है क्योंकि मानसून रहता है, खरीफ में तो दिक्कत है भाई, पानी आएगा तो काम चलेगा, बट अगर चाहे आप तो यहां पानी पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं और किसकी जरूरत थी भैया, पावर की। फिर और क्या चाहिए, रॉ मटेरियल हमारे तक के पहुंच जाए, इसके लिए जरूरत थी भैया रोड की, ऑल वेदर रोड चाहिए। मार्केट लिंक करना जरूरी है, मतलब रूरल एरिया से अर्बन एरियाज तक के मंडी तक के सामान तो पहुंचाओ, रोड ही नहीं थी, अब काम ही नहीं हो पा रहा था यहाँ पे। एंड रिसर्च एंड एक्सटेंशन विच प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द ग्रीन रेवोल्यूशन।
और R&D भी करना था, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम 66 और 67 में हुआ था, उसी तरीके से कुछ ऐसा काम हो जाता तो मजा आ जाता, मगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो सही जगह होना था वो नहीं हो पाया। और क्या बोलते हैं इसमें, हैज बीन रिड्यूस इन द रिफॉर्म पीरियड। तो जो चीजें बढ़ने की थी वो चीजें अब यहाँ पे क्या होने लग गई भाई, कम होने लग गई। तो इसके कारण तो क्या हुआ भाई, हमारा नुकसान ही नुकसान हुआ, इसमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इरिगेशन, कैनाल, पावर, ये सारी की सारी चीजें कभी भी एग्रीकल्चर में ना हो तो एग्रीकल्चर ग्रोथ ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो सबसे बड़ा रिस्की गेम। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो काम ही नहीं चल पाएगा कभी भी। और हमारी इंडिया तो जानी जाती है भाई एग्रीकल्चर के लिए। क्यों, क्योंकि हम लोग ध्यान देते हैं किस पे, पब्लिक वेलफेयर पे, लोगों के बहुत ज्यादा काम आ सके, हम लोग आज इस पे काम कर रहे हैं। बाकी कंट्री तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूज करती है, पैसा कमाती है और टाटा बाय बाय बोल देती है। बट हमारी कंट्री जो है वो लोगों को खिलाने पिलाने पे ज्यादा ध्यान देती है, अतिथि देवो भव कहती है। तो कोई भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सम्मान ही करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम लोगों ने हम लोग बात कर चुके हैं कि जो एलपीजी पॉलिसी थी उसमें हम लोगों ने क्या करा भैया, एग्रीकल्चर को क्या कर दिया, पूरा का पूरा इग्नोर कर दिया। क्यों कर दिया भैया, गलत बात है, क्यों करो, मत करो भाई। क्यों, क्योंकि खाना मिलेगा तब तो आप काम कर पाओगे। एलपीजी ने जो इग्नोर करा, इसको लोग बोल रहे थे कि ये वाला गलत जो है इनका डिसीजन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। फिर इन लोगों ने बोला क्या सब्सिडी। अब ये सब्सिडी होता क्या है, हम लोग पहले इसको समझने की कोशिश करें। सब्सिडी का मतलब सीधा सीधा समझे, लोग यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर पे बात करते हैं सब्सिडी की। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसका नाम है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये मान गैस सिलेंडर बनाती है। अब ये गैस सिलेंडर मान लेते हैं उसको पड़ता है 1080 का, ठीक है, ये उसकी एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो इतने पे ही बेचेगी। बट गवर्नमेंट क्या बोलती है, भाई हम लोग आपको इस पे सब्सिडी देना चाहते हैं, ठीक है, मतलब अब आपको बताना चाहती है सरकार कि ये एक्चुअली में तो इतने का ही है, बट आप लोगों को कितने का मिलेगा भाई, मान लेते हैं 880 का, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है देखते हैं, 0 0, ये भी 0, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है, मान लेते हैं 200 रुपए का आ रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये 200 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, बट सरकार पहले आपको बता रही है कि भाई हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, मतलब आप इसका मिसयूज ना करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट अपनी जेब से उस कंपनी को देने वाली है बीपीसीएल को। तो ये जो 200 रुपए कम हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सब्सिडी। क्या बोलते हैं भाई यहाँ पे, सब्सिडी। तो ये सब्सिडी का मतलब डिस्काउंट गिवन बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज सब्सिडी होता है। चलिए ठीक है, तो सरकार क्या करती है, अब आपको पेमेंट तो 1080 ही करनी है। डिफरेंस कितने का आ गया भाई, 200 रुपए का। तो ये 200 रुपए आपके डायरेक्टली अकाउंट में आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। तो यहां पे आपको सब्सिडी समझ में आ चुका होगा। अब यहां पे बात करते हैं कि जो किसान थे, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, क्या उनको सब्सिडी देना है कि नहीं देना है। तो यहां पे बोलता है रिमूवल ऑफ द सब्सिडी, मतलब सब्सिडी देने की बात ही नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहे हो भाई, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे मान लेते हैं कोई भी फार्मर है, उसको खेत बनाना पड़ेगा, क्रॉप लगानी पड़ेगी, ये सब, मतलब इसको हमेशा पैसा चाहिए एडवांस में, और उसके पास पैसा ही नहीं रहता है तो वो खेती कैसे करेगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। ठीक है, तो इससे तो बचना पड़ेगा। तो वो चाहते थे कि यहाँ पे क्या मिले, सब्सिडी मिले, बट यहाँ एलपीजी पॉलिसी में सब्सिडी की कोई भी बात नहीं करी गई थी, कोई भी जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया था सब्सिडी का। ओके, रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी, तो एलपीजी में क्या कर दिया भैया, सब्सिडी ही हटा दी। अब किसान के तो आपने पैर बांध दिए, चलेगा कैसे वो बेचारा। ओके, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, विच एडवर्सली अफेक्ट द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। जो रिच फार्मर्स थे उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो छोटे मोटे फार्मर्स थे उनके साथ तो बहुत दिक्कत हो गई। क्यों, क्योंकि उनके पास तो पैसा रहता ही नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग राबी क्रॉप की बात करें तो चल जाता है, क्यों, क्योंकि ये मानसून पे बेस्ड है। खरीफ क्रॉप बहुत रिस्की हो जाती है, क्यों, क्योंकि इसमें सब चीजें आपको चाहिए, इरिगेशन, कैनाल, पावर, ये सब कुछ चाहिए। ऑलरेडी हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। तो सरकार अगर सब्सिडी भी हटा देगी तो ये लोग तो ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो रिमूवल ऑफ सब्सिडी हुआ, इसके कारण सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करी वो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ने करी। आगे हम लोग बात करते हैं लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटी।
अब लिबरलाइजेशन तो हो गया, रूल्स को इजी आपने बना दिया, बट ये बोलता है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको भी क्या करना था भैया, कम करना था। तो हम लोगों ने कोशिश भी करी कि इंपोर्ट ड्यूटी क्या हो जाए, कम हो जाए। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ WTO अ नंबर ऑफ पॉलिसी चेंजेस वर मेड। तो जैसे ही WTO आया, कब आ गया भाई WTO? 1995। इसके पहले क्या था? GATT था भाई। कब था? 1948 में था। चलिए, ये बोलता है कि ये जैसे ही आया तो क्या चेंजेस हुए? रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी। क्या करा? इंपोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन किया, बहुत कम करना शुरू कर दिया भाई कि जो भी आप बाहर से सामान मंगाओगे उस पर हम लोग आपसे ड्यूटी लेंगे ही नहीं, या बहुत ही मिनिमम ड्यूटी यहां पे आपसे लेंगे। ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बस फोकस कहां करा गया भाई? अगर हम कम भी करेंगे तो किस पे करेंगे? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, रेस्ट ऑफ द चीजों पे नहीं करने वाले हैं। रिमूवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये MSP क्या होता है, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब, फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, फार्मर ने कुछ क्रॉप्स लगाए और क्रॉप लगाते टाइम उसको बोल दिया गया कि इसका जो MSP है फॉर एग्जांपल आपको 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिलेगा। तो कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट उसको 20 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे और देगी ही देगी। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में। इससे जो किसान है, फार्मर है, वो थोड़ा सा फ्री हो जाता है, उसको लगता है हाँ चलो भैया ठीक है, मेरा नुकसान तो नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि मार्केट कंडीशन ये कह देती है कि ये 15 रुपीज पर केजी हो जाएगा ये क्रॉप, मगर इसको मिलेगा कितना भाई? 20 रुपए केजी ही मिलेगा, कुछ भी हो जाए। इसीलिए किसान थोड़ा सा फ्री हो गया। बट LPG पॉलिसी में ये जो MSP का सिस्टम था ये खत्म कर दिया गया और यहां पे लोगों का फायदा नहीं हो पाया, नुकसान पे नुकसान होते चला गया। ठीक है, चलिए आगे बोलता है लिफ्टिंग ऑफ द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और बहुत सारे जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट थे उस पे इन लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि ये वाला प्रोडक्ट आप नहीं लाओगे, ये वाला प्रोडक्ट आप नहीं बेचोगे। तो किसानों के आपने हाथ पैर बांध दिए तो कहां से एग्रीकल्चर ग्रो करेगी? उसको तो फ्रीडम चाहिए ना। वो अगर ज्यादा मान लेते हैं सरप्लस में प्रोडक्शन कर रहा है तो वो लोगों तक के पहुंचाएगा, तभी तो उसके पास पैसा आएगा। अगली बार फिर बैंकों के पास पैसा नहीं, पैसा लेने नहीं आएगा। दूसरा, सरकार के पास पैसा मांगने नहीं जाएगा। बट ऐसा उसके लिए क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें बहुत ज्यादा फ्रीडम देनी पड़ेगी। अगर फ्रीडम नहीं देंगे तो यहां पे वो किसान तो कुछ काम ही नहीं कर पाएगा, है ना। ठीक है, अब धीरे धीरे करके लोगों की जो मेंटालिटी थी वो किस तरफ बढ़ गई भाई? कैश क्रॉप की तरफ बढ़ गई। अब हमारे यहाँ जनरली क्या होता था कि हम लोग अपने लिए खेती करते थे, अपने लिए ही सारी चीजें उगाते थे और उसको हम लोग क्या करते थे? यूज करते थे। मगर अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई कि लोगों को एक अच्छा सा लॉलीपॉप सिस्टम दे दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब वो सारे क्रॉप्स जिनको खाया नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जूट, फॉर एग्जांपल कॉटन, ये सारे के सारे कैश क्रॉप में आते हैं। मतलब जिनका सेल परचेज किया जा सकता है मगर उसको खाया नहीं जा सकता। तो ये सारी चीजें किसने बताई? तो ये भैया हमारे यहाँ जो बहुत अच्छे मेहमान आए थे जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिशर्स, इनने बताया कि कैश क्रॉप अच्छा है, आपको बहुत पैसा मिलेगा, और हमारे को बर्बाद करके चले गए। इसके पहले हम लोग जो फोकस करते थे वो मेनली करते थे किस पे? फूड क्रॉप पे, नॉट ऑन द कैश क्रॉप। अब यहां पे तो परेशानी हो ही रही है हम लोगों को। ओके, चलिए समझते हैं इसको। ये बोलता है ड्यू टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी स्ट्रैटेजी इन एग्रीकल्चर द प्रोडक्शन शिफ्टेड फ्रॉम फूड ग्रेन टू कैश क्रॉप। तो हमारे यहाँ के लोगों ने बोला पैसा तो कमाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? तो फूड क्रॉप हटाओ और क्या उगाओ? कैश क्रॉप उगाओ। ओके, फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट इट लेड टू राइज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। इसके कारण क्या हुआ? जो फूड ग्रेन्स थे उनके प्राइस बढ़ गए। क्यों बढ़ गए भाई? ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा था मार्केट दो सिस्टम पे चलता है, डिमांड और सप्लाई। अब यहां पे बोल रहा है कि जो फूड क्रॉप है उसकी शॉर्टेज हो गई। जब शॉर्टेज होगी तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड बढ़ेगी,
और सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, तो ये कंडीशन कहलाती है यहां पे इन्फ्लेशन। क्या कहलाती है भाई, इन्फ्लेशन। तो अब चीजें महंगी होने लग गई। क्यों? क्योंकि यहां पे लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ कैश क्रॉप अवेलेबल है, पैसा है, मगर खाने के लिए फूड इनके पास नहीं है। ठीक है, तो इसके कारण क्या क्रिएट होती है भाई, कंडीशन, इन्फ्लेशन की कंडीशन क्या होती है यहां पे क्रिएट होती है। ओके, और धीरे धीरे करके एलपीजी में यह भी हुआ कि जब इंप्लीमेंट हुई तो हमारी इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई जितनी हम लोग सोच के बैठे थे। क्यों नहीं हो पाई? तो भाई जिस समय पे इंडस्ट्री आपने स्टार्ट करी, रॉ मटेरियल हो सकता है उस टाइम पे बहुत अच्छा अवेलेबल हो, बट काम करते करते ये पता चला कि वहां पे क्या नहीं अवेलेबल भैया, रॉ मटेरियल अवेलेबल। अब काम क्या करोगे, यहां तो प्रॉब्लम हो गई। तो हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो क्या हो गई भाई, बहुत लो हो गई। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिकॉर्डेड आ स्लो डाउन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्यों, कारण क्या था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसकी हम लोग बात करेंगे। पहला बोलता है चीपर इंपोर्टेड गुड्स। हमें पता है एक कंट्री है जिसका नाम है चाइना। यहां पे रॉ मटेरियल बहुत आसानी से अवेलेबल, लेबर अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो चीजें सस्ती बनेगी ही बनेगी। इंडिया में लेबर तो ठीक ठाक है बट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसके कारण वो चीजें क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो यहाँ पे बाहर से जो गुड्स आ रहे थे हमारी कंट्री में वो काफी सस्ते थे और हमारे यहाँ के गुड्स क्या थे, महंगे थे। ओके, देयर वाज अ ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। क्यों? क्योंकि वहां टेक्नोलॉजी अच्छी होने के कारण वहां चीजें सस्ती बन रही थी और वो यहाँ पे क्या करते थे, इकट्ठा लाके पटक दिया। इसको क्या बोलते हैं, डंपिंग। तो चाइना क्या करता है, लाके इकट्ठा पटक देता है। दिवाली आने वाली होगी, बहुत सारी चीजें लाके पटक देगा। अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है इंडियन मार्केट में, आपके पास ऑप्शन क्या है, चाइना, पूरे के पूरे चाइनीज गुड्स। अब आप कहां जाओगे, ये प्रॉब्लम हो गई थी सबसे बड़ी। ओके, एंड एज अ रिजल्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर एक्सपोज्ड टू इंपोर्टेड गुड्स। मतलब कहीं ना कहीं इनका हरासमेंट हो गया, खत्म कर दिया गया इन कंट्रीज को, सारी के सारी जो भी ये गुड्स बनाती थी। मतलब ऐसा देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज ही ये काम कर रही थी और डेवलप कंट्रीज तो क्या कर रही थी भाई, रूल कर रही थी। तो डब्ल्यूटीओ के आने से डेवलपिंग को कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर डेवलप्ड को बहुत फर्क पड़ा। वो बहुत ज्यादा क्या कर जाती है, ग्रोथ कर जाती है। ओके, अब नेक्स्ट बोलता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। तो हमारी इंडस्ट्रीज को जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज चाहिए, तो सबसे पहला तो हो जाता है भैया पावर। पावर भी कैसे चाहिए भाई, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, मतलब फ्लो होता रहे। क्यों? क्योंकि जो मशीन्स काम करती है वो 24 आवर्स काम करती है। अगर पावर सिस्टम अगर आपने रोक दिया तो भाई काम ही नहीं करेगी इंडस्ट्री। कैसे आपका प्रोडक्शन हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं। तो टर्नओवर भी क्या होने लग गया, धीरे धीरे करके इनका कम होने लग गया। द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंक्लूडिंग द पावर सप्लाई have remain inadequate due to lack of investment। ठीक है, सरकार से हम लोग सप्लाई मांग रहे हैं मगर वो बोल रही है कि भाई हमारे यहाँ अभी कोयला नहीं है, कोल नहीं है, तो हमारे यहाँ एनटीपीसी प्लांट जो है इतना पावर नहीं बना पा रहा, तो यहाँ तक के बिजली नहीं आ पा रही। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना चाहिए था वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ पे नहीं हो पाया डब्ल्यूटीओ आने के बाद भी। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं नॉन टैरिफ बैरियर बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, अब ये टैरिफ का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग टैक्सेस। उन पे कोई लगाम नहीं है, सारा लगाम किस पे लगा के रखा है, सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज पे, बाकी को छोड़ दिया। छोड़ दो, क्यों भैया, क्यों छोड़ दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो डेवलपिंग पे रेस्ट्रिक्शन ज्यादा, डेवलप्ड पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, समझते हैं इसको, ऑल कोटा रेस्ट्रिक्शन। अब ये कोटा क्या होता है भाई, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि यूएसए से कोई सामान मंगाना है, यूएसए से सामान मंगाना है, मान लेते हैं कोई चीज 100 टन। ठीक है, और हमारी इंडिया कहती है भैया ऐसा नहीं हो सकता, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया में कितना सामान मंगा सकते हो, तो वो मंगा सकते हो सिर्फ, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 18 टन। तो ये क्या हो गया भाई, यहां पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन लगा गया इसी को बोलते हैं हम लोग कोटा रेस्ट्रिक्शन। अब यहां पे एक्सपोर्ट पे लगा दिया कोटा रेस्ट्रिक्शन कि हम लोग यहां पे जितनी भी चीजें बना रहे, कॉटन की, जूट की, उसको इतना ही बेच सकते, इतना ही भेज सकते हैं। तो इतना ही बेचेंगे तो पैसा भी तो लिमिटेड आएगा, कैसे हो पाएगी हमारी कंट्री की ग्रोथ, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। एंड क्लोथिंग हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो यूएसए और बाकी और कंट्री हमारे यहाँ, जैसे यूएसए हो गई, ब्रिटेन हो गई, ये सब अपने फिनिश गुड्स को लाके कहां डंप कर देती थी, इंडिया में। एक और का नाम लिख ही लूं भाई, चाइना। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ डंपिंग कर रहे थे।
तो हमारे यहाँ का प्रोडक्ट क्या नहीं हो पा रहा था, बिक ही नहीं पा रहा था। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं, कहीं ना कहीं WTO के डीमेरिट्स ही बोल सकता हूं मैं इसको। ओके, नॉन टैरिफ जो बैरियर थे, या नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब तो हमें समझ में आ चुका है कि इसमें कोटा जो था वो बहुत ही खतरनाक सिस्टम था। ओके, इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम बहुत थी कि हमारे यहाँ की जो सरकारी कंपनियां काम नहीं कर पा रही थी, और हमें पता है एक सिस्टम था जिसका नाम था भैया लाइसेंस राज। इसमें हमारी बहुत सारी कंपनियां सरकारी जो थी वो बंद हो गई। लोगों ने बाहर से इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया। जब पैसा लगाना शुरू कर दिया तो वो ओनर बन गए, तो हमारे यहाँ की कंपनी बची नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे देगी। ओके, तो यहाँ बोलता है द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSU। उन्होंने बोल दिया कि इतनी इतनी कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट होना ही होना है। अब फंस गए आप, तो आपकी कंपनी ही नहीं है, आप सोच रहे हो सरकारी नौकरी में हमारी जॉब तो फिक्स है, बट अब वो कंपनी नहीं बची तो काय की नौकरी। तो हर साल इतना डिसइन्वेस्टमेंट होगा, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ओके, इन 1999 द टारगेट वाज ₹5,000 करोड़, वेयर एज गवर्नमेंट वाज एबल टू मोबिलाइज ₹5,400 करोड़। सोचो भाई, इतना सारा डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब हमारे पास की कंपनियां बिकना शुरू हो गई। भाई हमारे पास कुछ है ही नहीं, अब काम कैसे करोगे जब कंपनी ही नहीं रहेगी तो। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो टैक्स पॉलिसीज थी वो इनइफेक्टिव हो गई। इनइफेक्टिव का मतलब जो हम सोच रहे थे जितना टैक्स से पैसा आएगा उतना टैक्स से पैसा नहीं आ पा रहा था, ये हमारे लिए एक और ड्रॉबैक था। ओके, समझते हैं। द टैक्स रिडक्शन, टैक्स ऑलरेडी हमें पता है क्या होता है, कंपल्सरी फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज टैक्स। द टैक्स रिडक्शन इन द रिफॉर्म पीरियड, जो टैक्स रिडक्शन करा गया रिफॉर्म पीरियड में, मतलब जब चेंजेस करेगा, वॉज डन टू जनरेट लार्जर रेवेन्यू। क्यों करा गया? ताकि हमारे यहां बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो पाए। बट टू कर्ब टैक्स इवेशन, और मैंने कहा था आप अगर टैक्स रेट बढ़ाओगे तो लोग टैक्स से भगने की कोशिश करेंगे, टैक्स इवेड करने की कोशिश करेंगे। इस सिस्टम को बोलते हैं टैक्स इवेशन। सरकार के पास अब पैसा कम आएगा। ओके, टैरिफ रिडक्शन डिक्रीज द स्कोप फॉर रेजिंग थ्रू कस्टम ड्यूटीज। अब ये कस्टम ड्यूटी क्या होती है? तो पोर्ट पे जो ड्यूटी लगाई जाती है उसको हम लोग यहां पे कहते हैं कस्टम ड्यूटी। अब बोलता है ये स्कोप क्या कर दिया, इससे कम कर दिया। किसका भैया? तो ये टैक्स रिडक्शन के कारण हमारे यहाँ टैक्स पॉलिसी काम ही नहीं प्रॉपरली कर पाई थी। चलिए, तो हम लोग बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के, जिसमें हम लोगों ने ये समझ लिया है कि इसको हम लोग को सिलेंडर नहीं मानना है। भाई क्या मानना है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को बेसिक रूट और बेसिक पिलर मानना है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि यहीं से सारे चेंजेस स्टार्ट हुए हैं। अब ऐसे ही हम लोगों को आगे जो भी वीडियोस बनने वाले हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक ही छोटा सा काम करना है। क्या? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। कहां पे भाई? हमारे चैनल पे। और यहां विजिट करना है कहां पे भाई? ये पर्टिकुलर वेबसाइट पे। क्योंकि यहां पे क्या अवेलेबल है? यहां पे जितने भी कंटेंट होते हैं क्लास 6 से लेके 12 तक के वो सारे अवेलेबल है। सारे बोर्ड्स के अवेलेबल है। CBSE हो गया, ICSE हो गया, और जितने भी स्टेट बोर्ड्स होते हैं उन सब का कंटेंट अवेलेबल है। साथ ही में इसकी प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। किसकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है? तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, क्लैट, नीट, TET, AI, ये सभी की कंपटीशन की तैयारी यहां पे करवाई जाती है बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा यहां पे। तो इसी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।